अब मेरे दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं करंट इश्यूज से रिलेटेड। और करंट इश्यूज एसबीआर का या किसी भी प्रोफेशनल पेपर का एक बड़ा अहम कंपोनेंट है। अगर मैं आपको पास्ट थोड़ी सी हिस्ट्री जाके बता दूं करंट इश्यूज की, तो पास्ट हिस्ट्री कुछ यूं थी कि पहले जब एसबीआर से पहले P2 का पेपर हुआ करता था, तो P2 के पेपर के अंदर मैंडेटरीली करंट इश्यूज टेस्ट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टेस्ट हुआ करते थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 25 मार्क्स का होता था, जिसके अंदर एग्जामिनर आपके साथ करंट इश्यूज टेस्ट करता था। लेकिन अच्छी या बुरी बात ये होती थी कि ऑप्शनल क्वेश्चन होता था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता था, तो 25 मार्क्स का आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आता था करंट इश्यूज से रिलेटेड। अब इसके अंदर बुरी बात क्या थी कि ये 25 मार्क्स का सवाल हुआ करता था, 25 मार्क्स के सवाल के अंदर आपका करंट इशू आया करते थे। अच्छी बात क्या होती थी कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन हुआ करता था, तो 99% लोग हमेशा इस ऑप्शनल क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया करते थे। वो कभी भी करंट इशू, क्योंकि करंट इश्यूज अनसर्टेन होते हैं, करंट इश्यूज करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, हमें पता नहीं होता क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, तो वो अक्सर लोग उसको इग्नोर कर दिया करते थे, उसको ऑप्शन के अंदर छोड़ दिया करते थे। और बाकी 3 सवाल जो आपके P2 के पेपर के अंदर हुआ करते थे, सब लोग उसी को अटेम्प्ट करके उसी के अंदर स्कोर करने की कोशिश किया करते थे। अब एसबीआर जब से आया, तो एसबीआर के अंदर अच्छी बात यह है और कुछ हद तक बुरी बात भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई 25 मार्क्स का सवाल नहीं आने वाला करंट इश्यूज के ऊपर। ये अच्छी बात है, 25 मार्क्स का सवाल करंट इश्यूज का नहीं आ सकता। बुरी बात क्या है कि अब करंट इशू किसी नॉर्मल सवाल का पार्ट ही आएगा। देयर आर नो मोर ऑप्शंस इन योर एग्जाम। तो जब भी करंट इशू आपके पास आएगा, फुल फ्लैज आएगा, भरपूर तरीके से आएगा, एज एन ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास ये। अब करंट एसबीआर के एग्जाम्स के अंदर जब भी करंट इशू आएगा, और जो कि मोस्ट लाइकली है कि करंट इशू आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएगा, कहीं श्योर नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही आएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही आएगा। तो अगर एसबीआर के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास करंट इशू आता है, तो लगभग इसकी एग्जामिनेबिलिटी बन सकती है 10 से लेके 12 मार्क्स तक की। तो 10 से 12 मार्क्स आपके एग्जाम के वो हैं जो कि करंट इश्यूज या करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और इसकी एक और फीचर ये है कि ये करंट इश्यूज के बारे में ना टेक्निकली कोई कोर्स आउटलाइन नहीं होती। ऑल्दो कि आपके एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बताया गया होता है कि कौन कौन से अदर ऐसे एरियाज हैं जो कि मे बी करंट इश्यूज का पार्ट बन जाएं, वो थोड़ी बहुत हिंट दी गई होती है, लेकिन फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती है कि करंट इश्यूज के अंदर यही वाला टॉपिक आएगा या ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। तो आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ एंगल से करंट अफेयर्स को स्टडी करके जाना होता है और इन 10 या 12 मार्क्स को जाके अटेम्प्ट करना होता है। अब अगर तो ऐसा सिनेरियो हो कि जिन करंट इश्यूज को आप अपने एग्जाम के एस्पेक्ट से पढ़ के गए, और अभी हम देखेंगे, हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ करंट इश्यूज पढ़ेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मैं आपको एक दो बातें करंट इश्यूज से रिलेटेड नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारी बातें करंट इश्यूज से रिलेटेड बताऊंगा। अब अगर वो पर्टिकुलर करंट इशू जिसको आप वेल प्रिपेयर करके अपने एग्जाम के अंदर गए और वही पेपर के अंदर लग गया, तो बेहतरीन बात ये होती है कि आपने 10 से 12 मार्क्स का, कभी 9 मार्क्स, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 13, कभी अगर इतने मार्क्स तक का आपके पास करंट इशू आ गया, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आप याद करके गए हुए होंगे कि उस बारे में सिचुएशन क्या थी, आपने एज इट इज जाके ठोक देना होगा और ऑटोमेटिकली आपको पूरे के पूरे मार्क्स अवार्ड हो गए होंगे। यानी ये चेरी ऑन टॉप होती है। मैं कहता हूं कि अगर 10 से 12 मार्क्स आपके पूरे प्रोफेशनल पेपर के अनसर्टेन है ना, तो फिर आप ये बात भी कंसिडर करो कि बाकी 88 मार्क्स आपके टेक्निकली क्या है, सिक्योर्ड है। टेक्निकली 88 मार्क्स आपके कंटेंट के अंदर से आएंगे, आपके क्लासरूम नॉलेज के अंदर से आएंगे। वो 88 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने। बाकी 10-12 मार्क्स की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, और उसके लिए भी हम प्रिपेयर करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि बाकी बहुत अच्छे मार्क्स हम लोग अपने एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकें। अब देखो, करंट इश्यूज की जो असल लॉजिक होती है ना, वो करंट इश्यूज की लॉजिक ये होती है कि आपका एसीसीए का एग्जामिनर, याद रखिएगा, ये करंट इश्यू जैसी कोई मेथोडोलॉजी किसी पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं है। यानी सीए का एफएएफआर का पेपर होता है, उसके अंदर कोई करंट इश्यू जैसी मेथोडोलॉजी नहीं है। बाकी तो कोर्स आउटलाइन सेम है, लेकिन अभी आईकैब इस तरीके के सवाल नहीं पूछता कि वो कोई उभरते हुए कोई एक ऐसी चीज जो कि दुनिया के अंदर आई नहीं है लेकिन उभर रही है, उस पर जाके सवाल पूछ ले। ये सिर्फ आपके एसीसीए की बेहतरीन सर्कमस्टांसेस हैं, जिसके अंदर वो आपसे इतना अप टू डेट स्टूडेंट से कहता है कि स्टूडेंट रहा करे कि उसको ये ना बताओ कि क्या क्या आ चुका है, बल्कि क्या क्या हो सकता है उसको इसके बारे में भी जाके पता हो। क्लियर? तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपको ये 10 से 12 मार्क्स मिले।
वैसे तो अगर उसूली तौर के ऊपर सोचा जाए तो करंट इशू इज नथिंग रिलेटेड टू योर क्लासरूम। तो अगर आइडियली हम कोर्स आउटलाइन के हिसाब से चलें तो ये करंट इश्यूज कराना ये लॉजिकली किसी टीचर का काम नहीं होना चाहिए, किसी टीचर का काम नहीं होना चाहिए। दिस इज प्राइमरली सोलली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ओन नॉलेज कि वो इतने आईएएस और इतने आईएफआरएस पढ़ रहा है कि अब वो आईएएसबी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की दुनिया के अंदर घुसा भी या नहीं घुसा, यानी वो उस एरिया के अंदर एंटर हुआ भी या नहीं हुआ कि उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का लेवल ये हो कि वो दो लोगों से जाके उन इश्यूज के ऊपर बात कर सके जो कि हो सकता है अभी तक रियलाइज ही नहीं हुए। तो टेक्निकली ये स्टूडेंट का एस्पेक्ट होता है कि स्टूडेंट को अपने आप को करंट अफेयर से जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रिसर्च करनी होती है। लेकिन इन दिस सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इतने बर्डनसम सिनेरियो के अंदर आप ये काम खुद से नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि अगर आप खुद से ये काम करने जाते तो देयर वर हाईली लाइकली चांसेस कि आप आधे से ज्यादा सिनेरियोज को इग्नोर कर जाते, या हाईली लाइकली चांसेस हैं कि आप करंट इश्यूज फाइंड आउट ही ना कर पाते। तो ये बर्डन मैं अपने ऊपर लेता हूं और मैं कहता हूं कि यार मैं सारी रिसर्च कर दूंगा स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर, मैं सारी चीजें जाके पढ़ लूंगा स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर, और फिर मैं स्टूडेंट्स को वो जाके सिर्फ एज एन हैंड आउट नहीं दे दूंगा बल्कि एज ए हैंड आउट के बजाय मैं उसको जाके एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इन पर्टिकुलर सिनेरियोज के अंदर आईएएसबी काम क्या करने जा रहा है और आपको किस किस बारे में करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज माय एफर्ट ऑन टॉप ऑफ व्हाट शुड आई बी डूइंग। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली अवेल करें और जाया ना जाने दें इस पूरी की पूरी क्लासरूम को, वरना यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप क्या लूज कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है और आप क्या लूज करके जा रहे हैं। अब करंट इश्यूज के बारे में हमको पता है कि ये अनसर्टेन एरिया है। अच्छा, ये अनसर्टेन एरियाज की एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बताता हुए चलूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं इससे पहले बात करते हुए चलो। करंट इश्यूज की अच्छी बात ये होती है कि करंट इश्यूज की जब भी रिक्वायरमेंट आती है ना तो सिंपल आती है, यानी यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द करंट इशू एंड दैट इज इट। आपको अनलाइकली होता है कि किसी सिनेरियो के अंदर उस करंट इशू को अप्लाई करना पड़ जाए, या किसी करंट अफेयर वाली बात को सिनेरियो के अंदर अप्लाई करना पड़ जाए। अगर कोविड-19 से रिलेटेड, पेंडेमिक से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल सवाल। वो आपको एक लाइन के अंदर आके पूछ लेगा, बता दो इस वजह से क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आपने रटा हुआ होगा, आप डिट्टो कॉपी जाके डिक्टेट कर देंगे एंड दिस इज इट। तो टेक्निकली अगर वही करंट इशू लग जाता है जो कि आप मुझसे पढ़ के भी गए हैं, तो टेक्निकली सिर्फ रट्टे का काम था और कुछ भी काम नहीं है। आपने वहां जाके किसी सिनेरियो में वो करंट इशू अप्लाई नहीं करना होगा। तो अगेन यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो 10 से 12 मार्क अपने सिक्योर करें। किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है और किसी के लिए टॉप लाने या ना लाने का सवाल भी हो सकता है। तो मेक श्योर करिएगा इन बातों को बड़े गौर से सुने। सही। अच्छा, करंट इश्यूज का मैं आपको थोड़ा सा हालो हवाल भी दे दूं कि करंट इश्यूज का सिनेरियो है क्या। देखिए, दुनिया डायनामिक है, दुनिया रिवॉल्विंग है, दुनिया चलती रहती है। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी नई ट्रांजैक्शंस पैदा होती रहती हैं जो कि आज से पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब आ चुकी हैं। तो दुनिया के अंदर ये बड़ा कॉमन सर्कमस्टांस होता है कि दुनिया के अंदर नई नई चीजें इवॉल्व होती रहती हैं। अब जब भी कोई कंपनी कोई नई चीज इवॉल्व करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी है जो कि किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो गई जिसके बारे में कोई आईएएस या आईएफआरएस एक्सप्लिसिटली कोई रिक्वायरमेंट देता ही नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि जैसे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, या हम बात करते हैं पाइथन की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बहुत सारी एंटिटीज कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर अब एंटर हो जाती हैं जिनके बारे में कोई आईएएस या आईएफआरएस कुछ नहीं कह रहा होता। तो जब कभी कोई आईएएस या आईएफआरएस किसी बारे में कुछ नहीं कह रहा होता तो कंपनीज मसले का शिकार हो जाती हैं। अकाउंटेंसी बॉडी सच एज एसीसीआई, आईकैप, आईसीएमए और आईसीडब्ल्यू और मे बी एनी अदर अकाउंटेंसी बॉडी, जब वो किसी मसले का शिकार हो जाते हैं तो वो बेसिकली अपनी डिक्टेशन देते हैं या वो राइट अप देते हैं आईएसबी को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड को। जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ये देखता है कि रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है, प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है और दुनिया के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस पैदा हो रही हैं जिनके बारे में हमारी अभी कोई पब्लिकेशन नहीं है, तो वो उन एरियाज के ऊपर, उन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके बारे में भी कोई स्पेसिफिक आईएएस या आईएफआरएस की गाइडलाइंस आ जाए।
लेकिन देखो अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी आईएएस या आईएफआरएस की गाइडलाइन आ जाएगी तो वो एकदम से आ जाएगी। यानी वन फाइन मॉर्निंग एक कंपनी आईएसबी के पास गई या कोई अकाउंटेंसी बॉडी आईएसबी के पास गई, उन्होंने बोला भाई हमें ये मसला हो रहा है, तो आईएसबी ने बोला अच्छा एक काम करो, यूं 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 हस्बे जायका मिक्स करो, ये लो तुम्हारे पास आईएएस आईएफआरएस। ऐसा नहीं होता। इट इज अ लॉन्ग कंसल्टेशन प्रोसेस जिसके जरिए दुनिया में एक आईएएस या आईएफआरएस आता है। सालों लग जाते हैं एक आईएएस या आईएफआरएस को बनाने और इंट्रोड्यूस दुनिया के अंदर कराने के अंदर, उसको मैंडेटरीली अप्लाई करने के अंदर। एक जनरल स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहता है कि अगर आईएसबी किसी भी एरिया के ऊपर काम कर रहा होता है, अगर आईएसबी किसी भी एरिया के ऊपर काम कर रहा होता है, तो जिस एरिया के ऊपर आईएसबी कोई काम करता है उससे रिलेटेड डिस्कशन पेपर लॉन्च कर देता है। डिस्कशन पेपर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा एरिया जो कि आईएसबी ने आइडेंटिफाई किया कि एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये कमी है या एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शनल सिनेरियो से रिलेटेड, तो वो उसके बारे में एक डिस्कशन पेपर, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर वो पब्लिश कर देते हैं। सारी की सारी ऑडिट फर्म, सारी के सारे काउंसिल पार्टनर, जितने भी आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट से रिलेटेड बॉडीज हैं, उन सबको पब्लिश कर देते हैं, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। इस डिस्कशन पेपर के ऊपर डिफरेंट फर्म्स, बिग फोर फर्म्स, ईवाई, ग्रांट थॉर्टन, बीडीओ, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, ये सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने फीडबैक देते हैं। फीडबैक देते हैं, डिस्कशन पेपर होता है, उस पर पूरी दुनिया से फीडबैक्स आते हैं। फीडबैक्स आते हैं तो उनका फीडबैक कलेक्ट किया जाता है। अगर फर्दर डिस्कशन की जरूरत होती है तो एक रिवाइज डिस्कशन पेपर आता है। अगर फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं होती और आईएसबी को कुछ कंक्लूसिव फीडबैक मिल गया होता है तो वो उसके लिए क्या बना देते हैं, डायरेक्ट आईएएस या आईएफआरएस नहीं बनाते, बल्कि एक चीज होती है जो कि वो बनाते हैं जिसको ईडी कहा जाता है। ईडी का मतलब होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट, डीपी का मतलब क्या था, डिस्कशन पेपर, एक्सपोजर ड्राफ्ट को कहते हैं ईडी। ईडी का मतलब क्या होता है, एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड निकालते हैं। इससे पहले कि वाकई में कोई आईएएस या आईएफआरएस दुनिया के अंदर आ जाए और लोगों के ऊपर मैंडेटरीली अप्लाई हो जाए, आईएएस या आईएफआरएस क्या बनाया जाएगा, कैसा दिखा करेगा, उसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ्स, कौन कौन से रिकग्निशन या डी रिकग्निशन के क्राइटेरियाज या कौन कौन सी बातें की जाएंगी, उसके लिए एक एक्सपोजर ड्राफ्ट दुनिया के अंदर लॉन्च किया जाता है। जिस एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर वापस दुनिया के सारे लोग, जिसके अंदर इवन जैसे मैं एफसीसी हूं तो मुझे भी बहुत सारे हमें ईमेल्स आती हैं जिसके अंदर बहुत सारी कमिटीज होती हैं एसीसी की, जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करें तो आपको मौका मिलता है कि आप किसी स्टैंडर्ड की आने या ना आने के ऊपर, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट्स के ऊपर कमेंट देते हैं। पूरी दुनिया से हजारों लाखों कमेंट जमा किए जाते हैं इस एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर। उसके अंदर रिविजन्स की जाती हैं, दोबारा एक्सपोजर ड्राफ्ट दे दिया जाता है, फिर रिविजन्स की जाती हैं, फिर ड्राफ्ट दे दिया जाता है। जब मेजॉरिटी लोग मुत्तफिक हो जाते हैं कि यार हाँ ये वाला जो स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट है ये एक बेहतर ड्राफ्ट है, तो उसके बाद जाके दुनिया के अंदर क्या आता है, आईएएस या आईएफआरएस आता है। तो अब जो करंट इश्यूज का स्कोप है ना, वो करंट इश्यूज का स्कोप टेक्निकली यहां पे नहीं है, आईएएस या आईएफआरएस के ऊपर नहीं है। जो करंट इश्यूज का स्कोप बनता है वो स्कोप बनता है यहां पे। यानी अगर कोई डिस्कशन पेपर्स या एक्सपोजर ड्राफ्ट्स या कुछ ऐसे इश्यूज जो कि आईएसबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर टेकअप किए हुए हैं, तो उन टेकअप किए गए फैक्टर्स के ऊपर, यानी वो चीजें जो कि दुनिया के अंदर अप्लाई हो नहीं चुकी हैं बल्कि हो सकती हैं आने वाले साल के अंदर, उसके आने वाले साल के अंदर, या अगले 4 साल या 3 साल के अंदर अप्लाई हो सकती हैं, वो सारे इश्यूज करंट इश्यूज कहलाते हैं। एसीसी का एग्जामिनर ये बोलता है कि बच्चों को सिर्फ वो बातें नहीं पता होनी चाहिए जो कि दुनिया के अंदर आ चुकी हैं, बल्कि वो बातें भी पता होनी चाहिए हैं जो कि दुनिया के अंदर अभी तक आई नहीं है लेकिन उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट हो सकता है, वो बातें भी बच्चों को पता होना जरूरी है। तो हम ऐसे ही एरियाज के ऊपर जाके डिस्कशन करेंगे जो एरियाज अभी तक रियल लाइव नहीं हुए हैं लेकिन वो लाइव हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर आके, आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए है। क्लियर होती है बात ये? अब मैं कुछ करंट इश्यूज आपके सामने रखता चला जाऊंगा। ऐसा बहुत प्रोबेबल है कि आपका मेरे करंट इश्यूज सुनते हुए कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो जब जो सवाल आए, मैं आपसे खुद कह रहा हूं, जब जो सवाल आए वो आप रियलिस्टिकली जाके मुझे उसी टाइम पे पूछ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी बात खत्म कर दूं, मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूं और एंड में आके आप पूछे कि सर वो पहली वाली बात को अगर दोबारा रिपीट कर दें। रिपीट टेलीकास्ट कोई नहीं है, तो इफ यू नीड टू आस्क अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू आस्क एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ताकि आप वाकई में सही से समझ सके, कॉन्सेप्ट भी ले सके, ताकि जब याद करें इन चीजों को तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। अब करंट इश्यूज के अंदर जो सबसे पहले बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा एक एरिया के ऊपर जिसका नाम क्या है, बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट। आईएसबी ने एक बेटर कम्युनिकेशंस का प्रोजेक्ट चलाया हुआ है।
ये बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट है क्या? देखें, अभी बड़ी रिसेंटली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, बल्कि दुनिया की सारी अकाउंटिंग सी बॉडीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से। वो कहते हैं कि यार देखिए, आजकल की जो अकाउंटिंग है ना, जो आजकल का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो बड़ा मतलब इनएफिशिएंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है। आजकल की अकाउंटिंग जो है ना, आजकल के अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वो अजीब सी कंबरसम सी रिपोर्टिंग है। वो इतनी टाइम कंज्यूमिंग और इतनी इनएफिशिएंट रिपोर्टिंग है जिसके अंदर सब्सटेंस के अंदर कुछ रिपोर्ट नहीं किया जा रहा होता। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज, वो फलाना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो फलाना मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो फलाना कोई और चीज, वो फलाना फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अकाउंटेंट्स आजकल के लोग क्या हैं, वो अकाउंटेंट्स आजकल के लोग एक बुक कीपर बन चुके हैं। वो इतनी मुश्किल अकाउंटिंग करते चले जा रहे हैं, इतनी मुश्किल अकाउंटिंग करते चले जा रहे हैं जो कि सिर्फ अकाउंटेंट्स को ही समझ में आती है, बाकी घंटा किसी को समझ में नहीं आती। अच्छा सर, लेकिन सर अकाउंटेंट्स बात को समझाने के लिए डिस्क्लोजर्स भी तो देते हैं। तो बेटा, इतने प्रूडेंट रह के इतनी चीजों के डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, इतनी चीजों के डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, इतनी चीजों के डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, और अकाउंटेंट्स इस वहमो गुमान के अंदर होते हैं कि जो डिस्क्लोजर वो दे रहे हैं वो सबको समझ में भी आता होगा। यानी आजकल के अकाउंटेंट्स को क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि आजकल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफन पुअरली प्रेजेंटेड। जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट की जाती है, हाँ वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो, हाँ वो आपके डिस्क्लोजर्स हो, दे आर वेरी मच डिफिकल्ट एंड दे आर वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग फॉर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के देखें, आईएएस 1 से लेके आईएफआरएस 16 तक कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के देखें, हर एक के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, हर एक के अंदर। इन्वेंट्री जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है मेरा डिस्क्लोजर दो। आईएएस 7 कहता है ये फलाना बात जाके डिस्क्लोज कर दो। आईएएस 21 कहता है कि तुमने कैसे फंक्शनल करेंसी डिटरमिन की, ये भी जाके डिस्क्लोजर करो। आईएफआरएस 7 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर दो। आईएफआरएस 13 कहता है तुमने फेयर वैल्यू क्या सोचते हुए डिटरमिन की है, इस बात को जाके डिस्क्लोजर दो। आईएफआरएस 15 कहता है तुमने कैसे डिटरमिन किया था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई होती है, या तुमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्या किया, तुम वो जाके डिस्क्लोजर दो। तुमने लीजेस कैसे आइडेंटिफाई की थी, तुम वो जाके डिस्क्लोजर दो। जो तुमने काम कर लिया है उस बात का भी डिस्क्लोजर दो, जो काम नहीं किया तुम उस बात का भी डिस्क्लोजर दो। जिन बातों का तुमने ख्याल रखा उन बातों को भी डिस्क्लोजर दो, जिन बातों का ख्याल नहीं रखा उतनी बातों को भी डिस्क्लोजर दो। यानी आज के जमाने के अंदर अकाउंटेंट्स इतने डिस्क्लोजर देते हैं, प्रूडेंट रहते हुए अपनी जान बचाने के लिए इतनी डिस्क्लोजर देते हैं, इतनी डिस्क्लोजर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। भाई पास्ट के अंदर ना अकाउंटेंट्स को अक्सर अकाउंटेंट्स के साथ रेगुलेटर्स बदतमीजी किया करते थे। बहुत सारी पार्लियामेंट्स अकाउंटेंट्स को बुला के कठेरे में खड़ा किया करती थी। वो कहती थी आपने बताया क्यों नहीं, आपने बताया क्यों नहीं, आपने बताया क्यों नहीं कि एक क्राइसिस आने वाला था। तो अकाउंटेंट्स इतने प्रूडेंट हो चुके हैं, इतने डरपोक हो चुके हैं, इतने इनएफिशिएंट हो चुके हैं कि अब वो हर बात का डिस्क्लोजर देते हैं। खड़े हो गए डिस्क्लोजर, बैठ गए डिस्क्लोजर, इधर गए डिस्क्लोजर, कॉन्टिजेंसी डिस्क्लोजर, प्रोविजन डिस्क्लोजर, हर चीज का डिस्क्लोजर। इतने डिस्क्लोजर दे रहे हैं, इतने डिस्क्लोजर दे रहे हैं, इतने डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता ही नहीं लगता कि यार कौन सा डिस्क्लोजर काम का है और कौन सा डिस्क्लोजर काम का नहीं है। यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग टू मच ऑफ लेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, टू मच ऑफ लेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। यानी आपको पता है, जब आईएसबी ये स्टडी करने बैठा, जब आईएसबी ने लोगों से फीडबैक लिया, जब रेगुलेटर से फीडबैक लिया, तो उनको आइडेंटिफाई ये हुआ कि देयर आर 3 कॉमन प्रॉब्लम्स विद डिस्क्लोजर। देयर आर 3 कॉमन प्रॉब्लम्स विद डिस्क्लोजर। क्या? यू प्रोवाइड टू मच ऑफ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड टू लेस ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। काम की बातें कम बताते हो और जो ना काम की बातें हैं, जो बेकार बातें हैं, वो ज्यादा बताते हो। इतनी ज्यादा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत दे रहे हो, लेकिन इतनी ज्यादा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है। और इतनी ज्यादा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन के अंदर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत छोटी नजर आती है, यानी वो किसी को दिखाई नहीं जा रही होती। दर हकीकत इसका नतीजा यही निकलता है कि अकाउंटेंट्स को रखा गया था यूजफुल, फेथफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और वो हो ही नहीं पाती। एक तो प्रॉब्लम क्या है, टू मच ऑफ लेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, टू लेस ऑफ मच रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। अजीब तरीके से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, अजीब तरीके से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इतने कंबरसम और इतने टेक्निकल जार्गन यूज करते हुए आप इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं कि घंटा किसी को समझ में नहीं आता कि आप बात क्या कर रहे हैं। वो क्रेडिट रिस्क वाली बातें हैं, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ईसीएल का मॉडल, वो IFRS 16 की पता नहीं कौन कौन सी बातें, वो कौन कौन से अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के उठा के आप टेक्निकल जार्गन यूज करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता कि आप बात क्या कर रहे हैं। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है आपकी। भाई सलीस जबान के अंदर बताओ ना कि कंपनी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। आप तो एक्चुअली आजकल के अकाउंटेंट डिस्क्लोजर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को जस्टिफाई करने के लिए डिस्क्लोजर देते हैं। हालांकि डिस्क्लोजर की लॉजिक ये थी कि डिस्क्लोजर को पढ़ के बिजनेस के बारे में पता चले। अरे अकाउंटिंग, अरे कोई अकाउंटेंसी का पेपर थोड़ी पढ़ना है जो तुम डिस्क्लोजर देते हो तो अकाउंटिंग के बारे में बताना शुरू हो जाते हो। हमें अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर नहीं चाहिए था, हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस का डिस्क्लोजर चाहिए था कि अकाउंटिंग इंपैक्ट्स का बिजनेस की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका डिस्क्लोजर चाहिए था। घंटा वो आजकल होता ही नहीं है, क्रिटिसाइज किया जाता है। ये जो इश्यूज है ना, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं डिस्क्लोजर से रिलेटेड, इनको कहा जाता है डिस्क्लोजर प्रॉब्लम। इनको कहा जाता है दी डिस्क्लोजर प्रॉब्लम। हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर आपसे एग्जामिनर करंट इशू के अंदर ये पूछ ले कि बताएं, डिफाइन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्क्लोजर प्रॉब्लम। तो आपको समझाना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द करंट इशू या अकॉर्डिंग टू आईएएसबी, करंट डिस्क्लोजर प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? टू मच ऑफ less relevant information to less of much relevant information and ineffective communication of financial information. This is known as the disclosure problem. अब आपका सवाल ये होगा कि सर इससे रिलेटेड आईएसबी क्या कर रहा है? इससे रिलेटेड आईएसबी ये कर रहा है कि आईएसबी ने डिसाइड ये किया है कि आप थोड़े से अकाउंटिंग इंपैक्ट्स और थोड़े से बिजनेस इंपैक्ट्स को अलग करने के लिए, बेहतर प्रेजेंटेशन करने के लिए, बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चेंजेस करने जा रहे हैं वो कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है कि कल को हम डिस्क्लोजर्स लिमिट कर देंगे या कोई और काम कर देंगे। हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि उससे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टेप क्या लिया जा रहा है, ये अंडर प्रपोजल है, ये अभी हो नहीं रहा, हो सकता है आज से 5 या 10 साल बाद जाके हो, लेकिन ये अंडर कंसिडरेशन है। जैसे एक काम ये किया जा रहा है कि जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक प्रपोजल ये आया है आईएसबी की तरफ से, अभी अभी डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर, कि हम रिक्वायर करेंगे कि हर कंपनी अपने पीएनएल के अंदर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सब टोटल बताया करे। अभी मैंडेटरी नहीं है, अभी मैंडेटरी नहीं है, अभी आपको पीबीआईटी बताना मैंडेटरी है, लेकिन पीबीआईटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी शामिल है, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम्स भी शामिल हैं, उसके अंदर आपकी सारी की सारी चीजें शामिल हैं। अभी टेक्निकली क्या होता है कि पीबीआईटी तो आप शो करते हैं, लेकिन पीबीआईटी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, उसके अंदर अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। तो एक प्रपोजल ये आ रहा है कि ऑपरेशंस को अलग रखने और अदर इवेंट्स को अलग रखने के लिए एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर दिखाई जाएगी पीएनएल के अंदर, और वो सब टोटल होगी। अभी सिर्फ फिलहाल पीएटी की फिगर सब टोटल होती है, और फिर उसके बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फिगर सब टोटल होती है। अब ये रिक्वायर किया जा रहा है कि इससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर को भी सब टोटल करके दिखाया जाए, ताकि एम्फेसिस आ सके कि ऑपरेशन से कितना कमाया है और नॉन ऑपरेशन से कितना कमाया है या कितना गवाया है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए, बेटर कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रपोजल ये दिया जा रहा है। एक प्रपोजल ये भी दिया जा रहा है कि जितने भी आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से रिलेटेड है ना, उनको अलग हेडिंग के अंदर दिखाया जाए फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स कैटेगरी। आपको पता है, सिवाय स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ना बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट है, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अलग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग है, लेकिन आपका पीएनएल तो एक वन लाइन के अंदर बनता है। आपके पीएनएल के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिजल्ट्स भी एक जगह ही आते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के रिजल्ट्स भी एक ही जगह आते हैं। उस बात को एलिमिनेट करने के लिए, बेटर कम्युनिकेट करने के लिए अब अंडर प्रपोजल है ये बात कि हम अपने पीएनएल के अंदर ही एक हेडिंग बनाया करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड
रिलेटेड गेन या लॉसेज हो, चाहे वो आपके मिसाल के तौर पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट हो, या फॉर एग्जांपल आपके पास डिविडेंड इनकम हो, या इंटरेस्ट इनकम हो, या कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई मामला हो, तो उनको अलग से इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी के अंदर दिखाया जाएगा। ऑपरेटिंग की कैटेगरी अलग कर देंगे, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर होती है, ऑपरेटिंग कैटेगरी को अलग कर देंगे, इन्वेस्टिंग कैटेगरी को अलग कर देंगे। ये अंडर प्रपोजल है, बात फाइनलाइज कुछ नहीं है, बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट के अंदर ये चलाया जा रहा है। फिर एक और ये प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स। आपको पता है कुछ होते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स, ऑल्दो कि हमने तो अल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स भी पढ़े हैं एसबीआर के पेपर के अंदर, लेकिन कुछ होते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स, सच एज आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है, आपका अर्निंग्स पे शेयर हो सकता है, आपका फ्री कैश फ्लो हो सकता है, आपका जीपी मार्जिन हो सकता है, बहुत सारे अदर परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल ये परफॉर्मेंस मेजर्स जो होते हैं इनके लिए कोई आईएएस या आईएफआरएस नहीं है, यानी ये डायरेक्टर्स की सवाबदीद है कि वो अपने रेशोज को प्रेजेंट करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर या नहीं, और अगर प्रेजेंट करते भी हैं तो कैसे जाके प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आईएएस या आईएफआरएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्योंकि आईएएस या आईएफआरएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनका टेक्निकली उनका ऑडिट भी नहीं होता, ऑल्दो आइजाज आपको ये रिक्वायर करते हैं कि आप अदर इंफॉर्मेशन को भी जाके चेक किया करेंगे, लेकिन उनके ऊपर आपको रिपोर्ट नहीं करना होता है एट द लीस्ट। क्लियर? तो अब ये बात की जा रही है कि जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी, जीपी मार्जिन, फ्री कैश फ्लो, कोई और अगर आपको समझ में आता है, कोई और अगर आपके पास रेलेवेंट परफॉर्मेंस मेजर हो, तो उसको बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट के थ्रू किसी आईएएस या आईएफआरएस का एम्बेड बना दिया जाए, ताकि आईएएस या आईएफआरएस उसको भी रेगुलेट किया करे और बताया करे कि आपने कौन कौन से रेशियोज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाने जरूरी हैं और किस तरीके से दिखाना जरूरी है, उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। एक और बात ये भी अभी डिस्कस किया जा रहा है कि देयर मस्ट बी बेटर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, ये पीएनएल का पार्ट होता भी है लेकिन नहीं भी होता, ये इक्विटी का पार्ट होता भी है लेकिन नहीं भी होता, फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि ओसीआई से रिक्लासिफाई होकर दोबारा पीएनएल में चली जाती हैं, कुछ नहीं चली जाती हैं। तो एक डिबेटेबल टॉपिक है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कैसे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ही जैसे बात किया करें विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। अब इनको इंप्रूव करने के अंदर बात चल रही है, कोई हतमी फैसला आपके सामने नहीं आया है, अगेन बात चल रही है, अंडर कंसिडरेशन है, और ये बातें आपको पता होना जरूरी है। अगर आपके एग्जाम के अंदर डिस्क्लोजर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई बात आ गई तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये एरियाज मैं क्लियर कर देता हूं, ये एरियाज आप लोगों ने याद करके जाने हैं, लर्न करके जाने हैं। अगर आपके एग्जाम के अंदर डिस्क्लोजर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए तो आपने एज इट इज इस बात को डिक्टेट कर देना है, मेरे हैंडआउट को डिक्टेट कर देना है, प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे बताएं, पहला वाला सिनेरियो जो बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट है वो सब लोगों को समझ में आता है? ओके कर दें जरा जल्दी से, डन। अब एक करंट इशू, एक करंट अफेयर जो आईएसबी ने अपने पार्ट पे उठाया हुआ है, वो एक तो है बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट भी आईएसबी ने अपने तौर पे लिया हुआ है जिसका नाम है मैनेजमेंट कमेंट्री। देखें, आप सब लोगों ने याद है मेरे साथ एक एरिया पढ़ा था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का अगर आप लोग को लेक्चर याद हो तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर आपको बताया गया था कि वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है अकाउंटेंट्स को कि वो अपने गिवन पैरामीटर्स के बाहर जाके रिपोर्ट नहीं कर रहे। लॉजिकली सोचा जाए तो अकाउंटेंट को शेयर होल्डर को जवाब देना है, लेकिन अकाउंटेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं, वो आईएसबी की बात मान रहे हैं। जो आईएसबी कहता है वो रिपोर्ट करते हैं, जो आईएसबी नहीं कहता वो रिपोर्ट नहीं करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना ही शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो आपको पता है एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ना एनुअल रिपोर्ट। तो अक्सर कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर अपनी कंपनीज की हालात और वाकयात बयान करते हैं। अक्सर एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर ना एक एरिया होता है जिसको कहा जाता है चेयरमैन्स रिव्यू या फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हाँ, तकरीबन तकरीबन बहुत सारी कंपनीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट पेश करती हैं या चेयरमैन्स रिव्यू पेश करते हैं, जिसके अंदर वो अल्फाजों के अंदर लिख के समझाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। क्योंकि देखिए ना, लॉजिकली बड़ा डी मीनिंग है और बड़ा ये लॉजिकली इररिलेवेंट है कि आप क्या करते हैं, आप 6 रेशियोज कैलकुलेट करके अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर दे देते हैं और अपने शेयर होल्डर से ये कहते हैं कि तुम कोई और अकाउंटेंट हायर करो या कोई और एनालिस्ट हायर करो जो कि तुम्हें इन रेशियोज का जाके मतलब भी समझाया करे। तो टेक्निकली तो यार मतलब आपने शेयर होल्डर को बोला कि भाई मैं तुम्हें बात बता रहा हूं,
तो अब टेक्निकली अब जो है शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई शेयर होल्डर्स को आप जाके समझाएं भी कि आखिरकार ये मसला है क्या, या कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है या कैसी नहीं रही है। तो टेक्निकली ये कंपनीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो कि वो जाके समझाया करें कि आखिरकार मसले सारे के सारे हैं क्या। क्लियर होती है बात ये। अब होता क्या है कि देखो बहुत सारी कंपनीज वॉलंटरली बेसिस के ऊपर, मैंने आपको बताया, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट करते हैं या डायरेक्टर्स रिपोर्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर देते हैं, जिसके अंदर वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही या हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। लेकिन इसके लिए आईएसबी की कोई गाइडेंस नहीं है। आईएसबी की कोई गाइडेंस नहीं है। हर कंपनी जो चाहे अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर लिख दे और हर कंपनी जो चाहे अपनी चेयरमैन रिव्यू के अंदर जैसा अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना चाहे वो कर दे। अच्छा, आप लॉजिकली जाके सोचें कि अगर आप चेयरमैन रिव्यू या डायरेक्टर्स रिपोर्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर देते भी हैं, तो अगर आप डायरेक्टर को ये बोलोगे कि मुझे बताओ कि इस साल तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो वो कैसे बताएगा? वो तो अच्छी ही बताएगा भाई, वो बुरी थोड़ी बताएगा। तो जाहिर सी बात है वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा और नेगेटिव पॉइंट्स को या तो बताएगा नहीं या तो इतना गोलमोल करके बताएगा कि वाकई में जो बुरी बात है वो कभी नजर ही नहीं आ पाया करेगी। तो अब क्योंकि हमें रिस्क नजर आया कि यार चेयरमैन रिव्यू या डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो भी कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर देती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं हुआ हुआ कि डायरेक्टर को ये जाके बातें बतानी चाहिए और ये बातें जाके नहीं बतानी चाहिए हैं, तो डायरेक्टर्स क्रिएटिवली अपनी इंफॉर्मेशन को जाके रिपोर्ट किया करेंगे और उससे हो सकता है शेयर होल्डर्स को कोई गलत बात पता लग जाए या समझ लो अनरेगुलेटेड बात पता लग जाए। उनको कोई शेयर होल्डर्स को भरोसा नहीं होगा ऐसे एनुअल रिपोर्ट्स के ऊपर, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आईएसबी ने क्या किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने क्या किया, एक नॉन बाइंडिंग गाइडेंस डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। अच्छा ये बात याद रखिएगा, दिस इज अ नॉन बाइंडिंग एंड जस्ट अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट। आईएसबी ने क्या किया है, मैनेजमेंट कमेंट्री के नाम से एक नॉन बाइंडिंग गाइडेंस डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये उन्होंने बताया है कि आइडियली what companies should or should not be explaining। याद रखिएगा ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, जिस गाइडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर आईएफआरएस ने, आईएसबी ने ये बताया है कि हम बताना चाहते हैं, हम एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट मार्केट के अंदर लेकर आना चाहते हैं जिसके अंदर हम ये बताया करेंगे कि आइडियली मैनेजमेंट जब भी अपनी कमेंट्री दिया करे यानी अपनी परफॉर्मेंस को बताया करे तो उसके अंदर XYZ पैरामीटर्स का ख्याल रखा करे। मिसाल के तौर पर वो इस बात का ख्याल रखा करे कि आप एक्सप्लेन किया करें अपने शेयर होल्डर्स और पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को जाके कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। देखिए ऐसा नहीं होता, हर एक को नहीं पता कि आपकी कंपनी काम क्या करती है। एक मिसाल के तौर पे आप स्टॉक मार्केट गए और आपने स्टॉक मार्केट में जाके जो है मिसाल के तौर पे पाक ऑक्सीजन के जाके आपने शेयर्स एक्वायर कर लिए। अब आपके चच्चे को भी नहीं पता कि पाक ऑक्सीजन करती क्या है। तो अब आईएसबी ये कहता है अपने नॉन बाइंडिंग गाइडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर कि आप जब भी कोई मैनेजमेंट समरी दिया करें, उस मैनेजमेंट समरी के अंदर, मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर एक्सप्लेन किया करें कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस है क्या, आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या हैं, कौन कौन से रिस्क्स आपके ऊपर है और उनका रिलेशनशिप आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के साथ क्या बनता है। आप एक्सप्लेन किया करें कि आपके ऑपरेशंस का रिजल्ट्स कैसे, आज कैसा रहा है और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं आगे चल के। आप ये हेडिंग बना के बताया करें सामने वाले शेयर होल्डर्स को कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है, और क्रिटिकल परफॉर्मेंस मेजर्स एंड इंडिकेटर्स भी अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर शामिल किया करें। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ कोई आईएएस या आईएफआरएस नहीं है जो कि मैनेजमेंट कमेंट्री से डील करता हो। अभी डिफरेंट मुल्कों के अंदर डिफरेंट रेगुलेटर्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि चेयरमैन को या डायरेक्टर्स को, यानी दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, वो एक्सप्लेन करके बताया करें, लिख के बताया करें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आईएसबी ने क्या किया कि एक नॉन बाइंडिंग गाइडेंस डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, एक समझ लो टेम्पलेट आंसर लॉन्च किया है। ये टेम्पलेट आंसर उन लोगों ने डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज को भिजवाया हुआ है, डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट रेगुलेटर्स को भिजवाया हुआ है, और वो रेगुलेटर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को चाहिए है कि आप हमारी मैनेजमेंट कमेंट्री का फॉर्मेट देखें और इस फॉर्मेट को अपने लॉ का पार्ट बना लें। देखें आईएसबी किसी कंपनी को ये तो फोर्स कर सकता है कि आप ऐसे डेबिट करो और ऐसे क्रेडिट करो, लेकिन किसी कंपनी के डायरेक्टर को ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये वाली बात लिखो या ये वाली बात ना लिखो। तो आईएसबी ने क्या किया, एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट लॉन्च किया
और डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट हुकूमत को जाके ये बोला है कि अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेम्पलेट देखें, इसको डिस्कस करें। अगर आप लोग को हमारा मैनेजमेंट कमेंट्री का टेम्पलेट समझ में आता है तो आप चाहें तो कानून के जरिए आप इसको एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए आप इसको अपनी कंपनीज के ऊपर, अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर लाजिम करार दे सकते हैं और उससे आप हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी गाइडलाइंस को यूज करते हुए अपने एंटिटीज को, अपने कंपनीज को रेगुलेट कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट कमेंट्री इज जस्ट रिलेटेड विद द फैक्ट कि मैनेजमेंट को कमेंट करना चाहिए है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। और मैनेजमेंट कमेंट्री के लिए जो आईएसबी ने एफर्ट की है वो उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि एक नॉन बाइंडिंग गाइडेंस डॉक्यूमेंट बना दिया है। इट इज सपोज टू बी अ नैरेटिव रिपोर्ट व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड अलोंगसाइड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट पर्टिकुलरली प्रोवाइड्स कमेंट्री ऑन द एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट presented in the financial statements. Risk, returns, qualitative characteristics, customer satisfaction, key KPIs, critical performance measures, ये सारे जाके बताया करें। ये IASB का प्रपोजल है। अगेन IAS IFRS नहीं है, इट इज अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो कि एंटिटीज को प्रपोज किया जाता है कि आप चाहें तो इसको अपना लें। क्लियर होती है सबको ये बात? मुझे बताएं, मैनेजमेंट कमेंट्री आपको समझ में आता है? मैनेजमेंट कमेंट्री एक बार आ चुका है एसबीआर के पेपर के अंदर, तो मुझे लगता है कि चांसेस कम है कि मैनेजमेंट कमेंट्री आएगा। लेकिन एट द लीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इसको लर्न ना करके जाएं, लेकिन एट द लीस्ट इसको 2 बार रीड जरूर कर लीजिएगा। इस पूरे मैनेजमेंट कमेंट्री के एरिया को 2 बार रीड जरूर कर लीजिएगा। मेरा अपना ज्याती में, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ज्याती ख्याल ये है कि आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मुझे बताएं, सब लोगों को क्लियर होती है ये बात? डन है? बताएं, मैनेजमेंट कमेंट्री समझ में आता है? बात को आगे बढ़ाऊं। राइट, आगे बढ़ाते हैं बात को। हाँ हसनैन प्लीज पूछें। नहीं, आईएफआरएस जो है ना, अभी तक फिलहाल अभी तक यही देखो, अगर आपको, अगर आईएसबी ये इशू कर देते हैं, अगर किसी आईएफआरएस का पार्ट बना देते हैं तो ये आईएफआरएस का पार्ट बना देना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन आईएफआरएस का पार्ट बनाएं कैसे जब मैनेजमेंट कमेंट्री का तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अकाउंटिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इस बात का। देखो ना, अक्सर जब हम बचपन के अंदर रेशियोज पढ़ा करते थे तो रेशियोज के अंदर एक लिमिटेशन ये लिखा करते थे कि रेशियो एनालिसिस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करती है। हालांकि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की वायबिलिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्चुअली ये सारे फैक्टर्स तो नॉन अकाउंटिंग रिलेटेड है ना, तो लॉजिकली आईएसबी की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं, तो बाय फोर्स इनको इंप्लीमेंट कराना मुश्किल काम है। तो आईएसबी ने क्या किया कि एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट बना दिया और डिफरेंट मुल्कों की रेगुलेटर से ये बोला कि भाई मैंने एक टेम्पलेट बना दिया है, आपको अगर समझ में आता है आप अपने मुल्क के कानून के तहत, लेजिस्लेशन के तहत इसको मैंडेटरीली इंप्लीमेंट करा लें, वरना ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी टेम्पलेट है। कोई कंपनी वॉलंटरी फॉलो करना चाहे बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करना चाहे फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉन अकाउंटिंग रिलेटेड। क्लियर होती है इसने ये बात? सही, और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और बड़ा करंट इशू चल रहा है अभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट इशू है जो कि मुझे आपको समझाना जरूरी है। इसके अंदर भी मुझे आप लोग का इनपुट काफी चाहिए होगा, तो मेक श्योर करिएगा कि आप कम्युनिकेटिव रहें। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो जब तक बात नहीं करेंगे तो ना आपको समझ में आएगी ना मुझे समझ में आएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिहाज से भी। मैं इसके साथ लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी चीज को मैं कहूंगा कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है और किसी चीज को मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज को वेरी इंपॉर्टेंट कह देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज तो रट के जानी है, और अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंट कह देता हूं तो इसका मतलब उस चीज को समझ के जाना है। क्लियर? अब जरा समझो कि ये मटीरियलिटी का इशू क्या है। अच्छा देखो, जो मटीरियलिटी का लफ्ज है ना, ये मटीरियलिटी का लफ्ज निकला है मटीरियल से। किसको, किसी को पता है अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल का मतलब क्या है? हमारे यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्कोप के अंदर रहते हुए, फ्रेमवर्क के स्कोप के अंदर रहते हुए, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल के अल्फाज से आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती होगी? मटेरियल बोले तो ये क्या? हफ्सा कहती हैं सर मटेरियल का मतलब समथिंग वैल्यूएबल, या हसनैन ने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किया, मटेरियल का मतलब ऑफ सिग्निफिकेंस, समथिंग विच इज ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी अगर मैं बोलूं कि कोई चीज इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएबल है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है,
तो या वो सिग्निफिकेंट है, तो उस चीज को हम मटेरियल कहते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब मटीरियलिटी की ना एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि पहले से IAS 1 के अंदर या आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिटी के ऊपर लेके जाऊंगा और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उससे रिलेटेड आपको ISB क्या प्रमोट कर रहा है, ISB क्या प्रपोज कर रहा है, उससे रिलेटेड करंट इशू क्या है। अगर मैं आज की जाके बात करूं ना, तो आज की मटेरियलिटी की डेफिनेशन ये है, कहते हैं एनी इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग और मिसस्टेटिंग इट could influence decisions that users make on the basis of financial information about a specific reporting entity। वो हर इंफॉर्मेशन वैल्यूबल है आपसा, वो हर इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंस रखती है, वो हर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट होगी, उसके ऊपर इफेक्ट रखती होगी। हर उस इंफॉर्मेशन को हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या मटेरियल इंफॉर्मेशन कहा करेंगे कि अगर उस इंफॉर्मेशन को ना बताया जाए यानी ओमिट कर दिया जाए या उस इंफॉर्मेशन को मिस स्टेट कर दिया जाए, गलत वैल्यू पे रिपोर्ट कर दिया जाए, तो हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ओमिट करने से या मिस स्टेट करने से यूजर के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, हर वो चीज क्या कहलाई जाएगी, मटेरियल कहलाई जाएगी। पुरानी डेफिनेशन के अंदर यह लिखा हुआ था कि हर वो चीज जिसको ना बताने से या गलत बताने से यूजर के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ना बताने से या गलत बताने से यूजर के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन है। और उस मटेरियल इंफॉर्मेशन का आपने खास ख्याल रखना होगा कि वो सही तरीके से यानी रेलेवेंट तरीके से और फेथफुली रिप्रेजेंट हो जाए वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है। अब मटेरियलिटी की डेफिनेशन को ISB चेंज करने जा रहा है, और कैसे चेंज करने जा रहा है वो कहते हैं, द न्यू डेफिनेशन फॉर मटेरियलिटी इज इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग, misstating or obscuring could reasonably be expected to influence the decision of the primary users of general purpose financial statements and फलाना ढिमकाना। अगर आप नोट करें तो जो नई डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी प्रपोज की गई है, उस नई डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी के अंदर जो असल बात यहां पे एंड हो गई है, जो असल बात ऐड हो गई है, वो ये दो बातें हैं। एक ऑब्सक्योरिंग वाली बात ऐड की गई है और एक बात ऐड की गई है रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस। ये दो बातें बड़ी अहम ऐड की गई हैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन के अंदर। देखो, पुरानी डेफिनेशन ये थी कि अगर किसी चीज को ना बताएं या गलत बताएं तो वो चीज मटेरियल है, और अब क्या बोल रहे हैं, किसी चीज को ना बताएं, गलत बताएं या ऑब्सक्योर कर दें। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला। धुंधले का मतलब क्या होता है, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन एन अनक्लियर मैनर। किसी चीज को ना बताना, गलत बताना या गलत तरीके से बताना, ये तीनों चीजें मटेरियल इंफॉर्मेशन हैं। अगर किसी चीज को मैं ना बताऊं, गलत बताऊं या गलत तरीके से बताऊं, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन करके बताऊं, तो अगर उसका इंपैक्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ सकता है, तो हर वो चीज जो जिसका ना बताना, गलत बताना या गलत तरीके से बताना, अब ये गलत तरीका एक और चीज ऐड कर दी गई है, ताकि वो जो ऊपर डिस्क्लोजर प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा था कि इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आल्सो अ प्रॉब्लम, तो अगर गलत तरीके से भी किसी चीज को बताया गया तो ये भी एक मसला हो जाया करेगा। और हर वो चीज जिसको ना बताना, गलत बताना, गलत तरीके से बताना किसी यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, वो चीज मटेरियल कहलाएगी। और आप एक और बात अगर यहां पे नोट करें तो सिर्फ ये बात ऐड नहीं की गई जो कि यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर दे। पहले डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था, हर वो चीज जो कि यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर दे। तो अगर डायरेक्टर्स आपको ये जस्टिफाई कर देते हैं कि हम रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर यूं नहीं बल्कि यूं जाके देंगे, और यकीन जाने कि हमारे शेयर होल्डर्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पढ़ते भी नहीं है ये वाला डिस्क्लोजर जाके, हमने उनसे कंसेंसस कराया हुआ है कि वो तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं भी जाके पढ़ते, तो अगर हम इस बात को यूं नहीं बल्कि यूं करके बता देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। नहीं, पहले ये था कि अगर कोई यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर जाए इंफॉर्मेशन, तो वो मटेरियल है। अब क्या लफ्ज ऐड कर दिया, रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू।
पहले देखो, अभी देखो, ये माइनर डिफरेंसेस हैं विच हैव अ ह्यूज इंपैक्ट। पहले क्राइटेरिया क्या था? विच हैव एन इफेक्ट ऑन द यूजर्स, ऑन द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले एंटिटी नीड टू डिसाइड कि इस बात को गलत बताने से या गलत या इस बात को ना बताने से यूजर के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। और अब क्या है? पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। भाई ये बात रेलेवेंट ही नहीं है कि आपका शेयर होल्डर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है या नहीं पढ़ता। आपके प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके लेंडर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके शेयर होल्डर्स उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पढ़ सकता है, पढ़ सकता है अगर कोई इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है। बेशक आप बोले आपके सारे इन्वेस्टर्स अंधे हैं, सारे इन्वेस्टर्स अंधे हैं, लेकिन अगर उनकी आंखें होती तो क्या ये इंफॉर्मेशन की क्वालिटी ऐसी है जो कि सामने वाले को रीजनेबली इफेक्ट कर सकती थी? करेगी या नहीं करेगी अब ये सवाल नहीं है। अगर रीजनेबली भी एक्सपेक्ट कर सकती है तो वो चीज मटेरियल हो जाया करेगी और आपको उस चीज को जाके बताना पड़ेगा। अब मटेरियलिटी की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस? एक मेजर चेंज ये आया है कि ऑब्सक्योरिंग का वर्ड ऐड हो गया है। एक मेजर चेंज ये आ गया है कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड का लफ्ज ऐड हो गया है। मेजर चेंज क्या आ गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी does not just help to determine whether transactions are recognized in financial statements but also how they are presented। अब उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर गौर भी किया जा रहा है। सिर्फ ओमिटिंग और मिसस्टेटिंग के ऊपर बात नहीं की जा रही, कैसे बताया जा रहा है इस बात के ऊपर भी बात की जा रही है। ये मटेरियलिटी के अंदर चेंज आया है। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, लेकिन इस टाइम मुझे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि कम से कम देखो, नई डेफिनेशन को लर्न करके चले जाओ, सही है। और इस पूरी मटेरियलिटी की हेडिंग को आप कम से कम 3 टाइम्स रीड जरूर करिएगा। वैसे तो अगर तुम 3 बार रीड करोगे ना तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। इफेक्टिवली रीड करना, 3 बार पूरे को रीड करना है और ये अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी आपने याद करके जानी है, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास पार्ट बन जाए तो आपने एज इट इज ठोक देनी है डेफिनेशन, ताकि आपके कुछ मार्क्स तो एज इट इज कंफर्म हो जाए। 5-6 मार्क्स तो इंशाल्लाह ताला इस डेफिनेशन से ही निकल कर आ जाएंगे। या पढ़ के गए हुए होगे तब भी निकल आएंगे, याद करके गए हुए होगे तो तुम्हारा एग्जाम के अंदर टाइम बच जाया करेगा। ये स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट करनी है। मुझे बताएं, सब लोगों को मटेरियलिटी समझ में आता है? ये समझ में आएगा तो मैं अपने केस को और आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। कुछ और अकाउंटिंग से रिलेटेड एरियाज हैं, करंट इश्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग फोकस करिएगा उसके ऊपर। बढ़ूं आगे? राइट, ओके। एक हम लोगों ने बेटर कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट पढ़ा जिसके अंदर डिस्क्लोजर प्रॉब्लम थी। टू मच ऑफ लेस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, टू लेस ऑफ मच रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर हमने एक पढ़ा आपके पास मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट कमेंट्री एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जिसको आईएसबी प्रपोज करता है कि लोग चाहे तो फॉलो कर ले। अब मटेरियलिटी की बात हम लोगों ने पढ़ ली, ऑब्सक्योरिंग, और एक और लफ्ज रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू का लफ्ज ऐड हो चुका है, एक ये बात हो गई। अब एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड है एक्सपोजर ड्राफ्ट से। अगर तुम इसका नंबर जाके देखो, ईडी 2018-1, ईडी 2018-1 का मतलब क्या हुआ? 2018 का पहला या 2018 के समझ लो पहले महीने का एक्सपोजर ड्राफ्ट है। एक्सपोजर ड्राफ्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस के बारे में। अब देखें, करंटली अगर हम बात करें तो करंटली ऑल ऑफ यू गाइज नो कि IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी इसके ऊपर बात करता है और वो ये कहता है कि हम कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं। और क्योंकि हम कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ तभी अलाउ किया जाता है जब कोई चेंज इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड, या वो कोई ऐसा चेंज हो विच रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन। क्लियर होती है बात? ये आपको एग्जिस्टिंग IAS 8 की रिक्वायरमेंट्स पता है कि पहली बात तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउ नहीं किया जाता। अगर अलाउ किया जाता है तो सिर्फ तब अलाउ किया जाता है व्हेन द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड, या फिर वो कोई ऐसा चेंज हो दैट रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन। और अगर कोई चेंज हो भी गया तो वो हमेशा रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट के साथ एडजस्ट होता है, यानी पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी जाके एडजस्ट किया जाता है। आपको एग्जिस्टिंग IAS 8 की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए हैं। अब एग्जिस्टिंग IAS 8 की रिक्वायरमेंट्स के अंदर लाया क्या जा रहा है, यानी व्हाट आर द प्रपोज्ड चेंजेस।
अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको प्रपोज चेंजेस के बारे में बात बताऊं ना, मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे देता हूं कि बैकग्राउंड चल क्या रहा है इन प्रपोज चेंजेस के बीच में, यानी IAS 8 के अंदर या पॉलिसी से रिलेटेड क्या चेंज लाया जा सकता है एक्सपोजर ड्राफ्ट के मुताबिक। बैकग्राउंड ये है, to facilitate voluntary changes in accounting policy that results from an agenda decision, the board proposes amending IAS 8 to lower the impracticability threshold for retrospective application of such changes. अच्छा, सबसे पहले आपका सवाल ये होगा, ये impracticability threshold क्या है? आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर IAS 8 के मुताबिक अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज आता है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप ये बोलेंगे कि सर हमको अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करनी है, लेकिन कितने सालों की प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल? मुझे याद है, मैं बहुत अरसे पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 to 9 years बैक, तो मैं एक बार के इलेक्ट्रिक के अंदर एज एन इंटर्नी इंटरव्यू देने गया था। तो जब मैं इंटर्नी इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि यार एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ, बताओ क्या करोगे? अब हम तो चीते, हमने बोला सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला भाई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप पास्ट में जाके अपनी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कितनी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके एडजस्ट करेंगे? तो मैंने बोला कि भाई मिसाल के तौर पे जितना जितना प्रैक्टिकल हो आप उतना पास्ट में जाके एडजस्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 20 साल पुरानी हो तो क्या 20 साल तक जाके एडजस्ट करना पड़ेगा? मैंने बोला टेक्निकली यस। स्टैंडर्ड की एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट ये है कि जितना प्रैक्टिकल है उतना पीछे चले जाओ, यानी अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, तो जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे चले जाओ और उतना पीछे जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शुरू दिन से एडजस्ट करो। यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे जाके अपनी पास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करो कि ऐसा लगे कि जैसे शुरू दिन से यही अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट होती हुई आ रही थी। ये है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब। अब बोर्ड ये प्रपोज कर रहा है कि यार ये जो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का थ्रेशोल्ड है ना, इसको थोड़ा सा मुनासिब कर लिया जाए, क्योंकि टेक्निकली जितना प्रैक्टिकल हो उतना पीछे जाने का मतलब ये है कि आपको हो सकता है अपनी 20 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करनी पड़ जाए, और 20 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करने जाते हैं तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी इस अकाउंटिंग को करने के अंदर जितने उसके बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो हम कहीं ना कहीं लिमिट कर देना चाहते हैं इस इम्प्रैक्टिबिलिटी के सिनेरियो को। तो प्रपोज ये किया जा रहा है, द प्रपोज थ्रेशोल्ड वुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अप्लाइंग द न्यू accounting policy retrospectively and the cost of the entity of determining the effects of retrospective application. आज का जो IAS 8 के अंदर प्रपोजल लाया जा रहा है, वो प्रपोजल लाया ये जा रहा है कि हम एक कॉस्ट बेनिफिट एप्लीकेशन का क्लॉज डाल देंगे IAS 8 के अंदर, जिसके अंदर हम एंटिटीज को ये कहा करेंगे कि आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करें, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आप तभी जाके करें जब आपको ये लगता हो कि हमें पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करने से बेनिफिट्स, बेहतर डिस्क्लोजर्स का बेनिफिट आएगा, और वो इतना बेनिफिट है जो कि कॉस्ट ऑफ रीडूइंग द प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज्यादा है। अगर बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो ही हम आपको अलाउ करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, वरना रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे। आज के जमाने के IAS 8 के अंदर ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं बयान किया गया, कोई ऐसी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की एप्लीकेशन की बात नहीं है, आपको पास्ट में जाना ही जाना पड़ता है। और अब ये लाया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एप्लीकेशन वाली बात डाल दी जाए IAS 8 के अंदर, ताकि अब हर एंटिटी अपना टाइम जाया ना करे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे नई दुनिया के अंदर IFRS आते चले जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे दुनिया के अंदर नए IFRS आते चले जा रहे हैं तो IFRS पुरानी चीजों को रद्द करते हुए चले जा रहे हैं, और अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंजेस आजकल काफी फ्रीक्वेंट है। तो अगर इतने ज्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज की चेंज आएंगे और अगर आपको हर साल रेट्रोस्पेक्टिव 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 एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो ये जॉब इतनी कम्बरसम हो जाएगी जितना उसका बेनिफिट नहीं है। तो एक थ्रेशोल्ड की बात की जा रही है कि वो जो कि इंट्रोड्यूस किया जाए दुनिया के अंदर। अब बेनिफिट्स ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अच्छा अब आप बोलेंगे सर ये कॉस्ट बेनिफिट एप्लीकेशन अप्लाई कैसे होगी? तो भाई कॉस्ट बेनिफिट एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप बेनिफिट्स को कॉस्ट से कंपेयर करें।
रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या हो सकता है? अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करूं, अपनी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करूं, तो इसका फायदा क्या है? आप कंपैरेबिलिटी इंप्रूव होगी, कंपैरेबिलिटी इंप्रूव होगी। आप लास्ट टाइम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि अपडेट हो चुकी होंगी, तो इस साल के रिजल्ट्स को आप पिछले साल के रिजल्ट से बेहतर कंपेयर कर पाएंगे। अच्छा, फिर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज कैन बी विटनेस्ड एज एन एडजस्टमेंट विल बी मेड टू द ओपनिंग रिटेन अर्निंग। अगर आप कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने जाते हैं और उस रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की वजह से आपको अपनी ओपनिंग इक्विटी इफेक्ट में लेकर आनी पड़ जाती है, ओपनिंग इक्विटी को एडजस्ट करना पड़ जाता है, तो आपको ये नजर आएगा कि यार एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ा। यानी टेक्निकली अगर आप सोचे ना, तो बहुत सारी कंपनी जो कि पहले ऑपरेटिंग लीजेस के अंदर थी, जब वो फाइनेंस लीज के अंदर आएंगी, तो क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अपने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एडजस्ट करेंगी। तो उससे सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट पता लगेगी। अगर खामोशी से सिर्फ आज से आईएफआरएस 16 फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आईएफआरएस 16 कितना इंपॉर्टेंट था और पिछले साल के रिजल्ट्स को उसने किस तरीके से इफेक्ट किया हुआ था। जब एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव होगी, तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का एडवांटेज ये है कि शेयर होल्डर्स के सामने मैग्नीट्यूड जाएगा कि लास्ट टाइम क्या गलत हो रहा था या क्या सही नहीं हो रहा था और इस टाइम क्या सही हो गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड सामने वालों को पेश हो पाएगा। ये एक एडवांटेज है, बेनिफिट है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का। फिर ये भी है, परवेसिवनेस ऑफ द चेंज। परवेसिवनेस का मतलब ये होता है इम्पैक्ट ऑन द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू नीड टू कंसिडर द फैक्ट कि जब आप किसी एक चीज को छेड़ते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने लीजेस को छेड़ दिया। अब अगर आप लीजेस से रिलेटेड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं ना, तो उसका ताल्लुक सिर्फ लीजेस से नहीं है, उससे आपका पीएनएल भी छिड़ेगा, आपका प्रॉफिट्स भी छिड़ेंगे, आपकी रिटेन अर्निंग्स भी छिड़ेंगी, आपकी बैलेंस शीट का साइज भी छिड़ेगा, आपकी गियरिंग भी छिड़ेगी, आपकी सारी चीजें छिड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस का परवेसिव इफेक्ट होता है। परवेसिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपकी जात से ताल्लुक नहीं रखेगा वो, बल्कि पूरी पब्लिक एट लार्ज, यानी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इफेक्ट करेगी। तो वो परवेसिवनेस झलक जाती है retrospective application se. Now this is an advantage of doing retrospective application. What are the costs relating to retrospective application? Additional efforts and cost in accumulating data. टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा लगेगा इसके अंदर। हो सकता है आपको किसी फर्म को हायर करना पड़ जाए इस काम को निभाने के लिए, छोटे मोटे अकाउंटेंट्स का ये काम ही नहीं होगा। फिर will the change in accounting policy materially affect the results already disclosed in the last periods? This is a question. ऑलरेडी लास्ट ईयर आप कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट कर चुके हैं, उसके अंदर XYZ बात रिपोर्ट हो चुकी है। अब जब आप नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट के अंदर जाके रिपोर्ट करेंगे, तो एक एनार्की फैलेगी। तो द क्वेश्चन इज, विल दिस हेल्प? विल दिस हेल्प और विल दिस ओनली क्रिएट एनार्की? तो you need to consider that fact as well as a cost of doing retrospective application, right? तो आपने बेनिफिट्स को भी कंसिडर करना है, कॉस्ट को भी कंसिडर करना है, और फिर जाके आपने ये एक्सप्लेन करना है कि यार हमें करनी भी चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या नहीं करनी चाहिए। कुछ सिनेरियोस के अंदर अगर कोई मिनिमल इंपैक्ट है, आप समझते हैं कि यार रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बेनिफिट्स बहुत कम है, तो आप प्रोस्पेक्टिव कर दें, छोड़ दें रेट्रोस्पेक्टिव को। तो ये IAS 8 के अंदर आने वाला प्रपोजल है, अभी हुआ नहीं है, ये प्रपोजल है। मेरे हिसाब से ये IAS 8 का चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इट इज गुड इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ जो बोलूंगा ना, मैं आपको बोलूंगा ये लर्न कर लें, सॉरी ये एरिया लर्न कर लें और बेनिफिट्स और कॉस्ट को 1 और 2 टाइम्स रीड कर लें। देखिए IAS 8 में क्या लिखा हुआ है ये सब आप सब लोगों को पता है। मैं चाहता हूं आप लोग ये याद करके चले जाएं। इस साल के एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी IAS 8 दिया हुआ है, चेंजेस उसकी दी हुई हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट दिया हुआ है। मेरे हिसाब से चांसेस आ सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप इसको कम से कम जो प्रपोज चेंज है ना वो याद करके चले जाएं। सही मदिया का पॉइंट है कि सर आप ये वाली बात जरा रिपीट कर दें। भाई कॉस्ट है ना, आप ये जाके देखें, वो आपको कहते हैं कि जब आप कॉस्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर जाके कंसिडर करें, विल इट रियली हेल्प टू मटीरियली चेंज द लास्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? विल इट हेल्प?
तो यू नीड टू कंसिडर दैट इफेक्ट एज वेल। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के बेनिफिट्स अपनी जगह, लेकिन ऑलरेडी पास में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज हो चुके हैं। I mean, जो चेंज आप करने जा रहे हैं, जब उससे कोई और चेंज, जब उसको चेंज करके आप लेके चले जाएंगे मार्केट के अंदर, तो एनआरकी फैलेगी। आई मीन, विल इट हेल्प? ये कंसिडर करना है, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। समझ में आती है मत ये बात? तो अगेन, ये प्रपोज चेंजेस को आप लर्न करके जाएंगे और बेनिफिट्स और कॉस्ट को आप रीड करके जाएंगे। ये मर्जी है, ये मर्जी है। देखो, वहां पे तुम खुद से भी बेनिफिट्स और कॉस्ट बना के लिख पाओगे। तो क्योंकि खुद से भी बेनिफिट्स और कॉस्ट बना के लिखे जा सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप इसको याद ना करके जाएं। रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, पेपर में नहीं आया, आपका एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। तो प्रपोज चेंजेस को कम से कम लर्न करके जाएं और बाकी सबको रीड करके चले जाएं। हसनैन का एक सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि सर ये एंटिटी स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हसनैन, आईएसबी का एक ऑब्जेक्टिव देखो, अभी ये प्रपोजल के अंदर है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बना है, प्रपोजल के अंदर है। अभी दुनिया भर से लोग इसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो आईएसबी का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि यार, कॉस्ट ऑफ डूइंग अकाउंटिंग मस्ट बी लेस देन द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब क्योंकि इतनी मुश्किल अकाउंटिंग हो चुकी है कि इतनी मुश्किल डिस्क्लोजर भी देने हैं, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनाओ और पिछले जाके रीस्टेट अलग करो, तो ये काम है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग अकाउंटिंग को कम करने के लिए एक प्रपोज चेंज है जो कि मार्केट के अंदर आ रहा है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर प्रपोज चेंज हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना जरूरी है। बाकी पता नहीं कब होगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नो वन नोस। तो अभी ये 2018 का है एक्सपोजर ड्राफ्ट जो अभी आप आके पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिर्फ करंट इशू का पार्ट है, एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, सो टू से। क्लियर होती है हसनैन ये बात? डन? मदिया, बात समझ में आती है? ओके कर दो मुझे जल्दी से। मदिया बोलो जल्दी जल्दी। गुड। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो हम अब एक और बात की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस बात को मैं बताने से पहले आपको ये बता देता हूं, ये वाला जो एक्सपोजर ड्राफ्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सितंबर अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो ये वाला एक्सपोजर ड्राफ्ट अभी टेस्ट हो जाएगा, या तो ये दिसंबर में टेस्ट होगा। ये होना जरूर है, होना जरूर है। मेरा अपना जाती ख्याल यही है कि ये इसी साल की कैटेगरी के अंदर, इसी साल की कैटेगरी का मतलब ये, एक कोर्स आउटलाइन के अंदर ना 4 सेशंस आते हैं, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून। तो इस पूरे चारों अटेम्प्ट्स के अंदर ये वाला एक्सपोजर ड्राफ्ट मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक टेस्ट जरूर होगा। एक अच्छा एक्सपोजर ड्राफ्ट है, एक अच्छी, एक समझ लो एक टेक्निकल एरिया है जो कि एग्जामिनर चाहे तो आराम से 10 से 12 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आप लोग इसको सुनिएगा और इसको आपने लर्न करके जाना है। लर्न मस्ट। आई डोंट नो पेपर में आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी तो कोई भी नहीं कर सकता। आप याद करके जाएंगे, पेपर में आ गया तो आई नीड फुल मार्क्स विद रिगार्ड्स टू दिस। सही? अच्छा, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट चल रहा है 2019-5 का, जो कि बात करता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, और थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग अपना दिमाग बंद करके बैठे रहें और आराम से चिल होके बैठे रहें और आपको कोई ये हलवा चीज नहीं है जो कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। यू नीड टू मेक श्योर यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, राइट? तो ये टेक्निकल बात है, थोड़ा सा सुन लेना। अच्छा, अगर मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताता चलूं और फिर मैं अपनी रेलेवेंट बात के ऊपर आऊंगा। देखें, वैसे तो हमें ये पता है कि अ कंपनी रिकॉग्नाइजेस डेफर टैक्स when recovering an asset or settling a liability in the future will have a tax consequence in future। हम सबको ये बात पता है कि डेफर टैक्स की इंप्लीकेशन आती ही तब है जब फ्यूचर के अंदर कोई टैक्स का कॉन्सिक्वेंस होने वाला होता है आज की इवेंट की वजह से। तो अगर फ्यूचर के अंदर कोई टैक्स का कॉन्सिक्वेंस होने वाला होता है, चाहे वो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स को बढ़ाने के नतीजे में हो या गिराने के नतीजे में हो, तो अगर फ्यूचर के अंदर कोई टैक्स का कॉन्सिक्वेंस होने वाला होता है तो उसके लिए आज से हम डेफर टैक्स की अकाउंटिंग करते हैं। और फिर आपको डेफर टैक्स के लेक्चर से ये बात भी याद होगी कि डेफर टैक्स प्राइमरीली जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो मैचिंग और अक्रूवल्स की वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मैचिंग और अक्रूवल्स बेहतर होता है डेफर टैक्स की अकाउंटिंग के अंदर, जिस पीरियड का इंपैक्ट होता है उसी पीरियड के अंदर दिखा दिया जाता है, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ डेफर टैक्सेशन का निजाम। डन? अब
इससे पहले कि मैं आपको कोई सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए, आपको याद होगा रिकग्निशन क्राइटेरिया हमने पढ़ा था IAS 12 के अंदर, और आपको याद होगा जब भी हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा था डेफर टैक्स के अंदर IAS 12 के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि डेफर टैक्स लायबिलिटी इज नॉट रिकग्नाइज्ड ऑन एन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी विद नो P&L कॉन्सिक्वेंस। आपने याद है हमने एक डेफर टैक्स लायबिलिटी की रिकग्निशन के वक्तों में एक एग्जेम्पशन पढ़ी थी, और वो ये पढ़ी थी कि डेफर टैक्स लायबिलिटी को कभी भी नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता उस इवेंट के अंदर जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए, जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए जिस जो कि एसेट या लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन हो और उसका P&L से कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी कभी भी बुक नहीं की जाती अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर कोई P&L का कॉन्सिक्वेंस ना हो, और इसको बोला जाता है रिकग्निशन एग्जेम्पशन अंडर IAS 12। मुझे सबसे पहले ये कंफर्म कर दें, सब लोग, एक दो नहीं ओके बोलना, सब लोगों ने ओके बोलना है, ये वाली बात आपको याद आती है? अ डेफर टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड फॉर initial recognition of asset or liability with no P&L consequence, and this is known as the recognition exemption। याद आती है सबको ये बात? क्लियर है? अब अगर ये बात सब लोगों को क्लियर है तो इससे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इससे एक इशू क्रिएट हो गया जिसके ऊपर ISB अभी डिस्कशन कर रहा है। एक एक ट्रांजैक्शन की हम मिसाल ले लेते हैं। लेट अस सपोज हम लीज ट्रांजैक्शन की मिसाल ले लेते हैं। अगर हम लीज ट्रांजैक्शन की मिसाल लें तो आपको पता है ना, लेसी बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज के जमाने के अंदर बाय डिफॉल्ट हर लीज फाइनेंस लीज है। और हबीब, जब हर लीज फाइनेंस लीज है तो तुम जरा सोचो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? RUA डेबिट होता है, FLO क्रेडिट होता है, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी होता है विद नो P&L का कॉन्सिक्वेंस। मानते हैं सब लोग इस बात को? और बल्कि मैं सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं करूंगा, एक और ट्रांजैक्शन की बात भी करता हूं। आप लोगों को याद होगा बचपन में आप लोगों ने मेरे साथ IAS 16 के अंदर पढ़ा था कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट का सिनेरियो। याद है? वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट या कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट का सिनेरियो होता था, तो उसके अंदर हम फ्यूचर की कॉस्ट को प्रेजेंट के अंदर लाके, प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल के उसको कैपिटलाइज कर लिया करते थे, और उस वक्त अकाउंटिंग एंट्री बना करती थी कि हम एसेट को डेबिट कर लिया करते थे और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर लिया करते थे। याद आ रही है सबको ये बात? सही। मैं दोनों ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, ऑल्दो मैं बात दोनों ट्रांजैक्शंस की ही कर रहा हूंगा, लेकिन अपना सिनेरियो जो मैं समझा रहा हूंगा वो मैं समझा रहा हूंगा विद रिस्पेक्ट टू लीज। मैं जो आपको लीज के लिए समझाऊंगा आप समझ लीजिएगा कि वही एग्जैक्टली रेप्लिका बात मैंने आपको दूसरे सिनेरियो के लिए भी समझा दी है। क्लियर? अब मिसाल के तौर पे भाई अगर हम जाके बात करें लेसी के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट्स की जाके बात करें, तो जब भी कभी कोई एंटिटी कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो RUA डेबिट होता है और FLO क्रेडिट होता है। अब क्योंकि ये इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी है और इसका इनिशियली कोई P&L से कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो इस सिनेरियो के अंदर आपको मना किया जाता है कि आप कोई डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक करें। आपके पास तो रिकग्निशन एग्जेम्पशन है, लेकिन देखो ऑल्दो कि तुम्हारे पास रिकग्निशन की एग्जेम्पशन है, लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन का कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए है कि टैक्सेशन के निजाम के अंदर अक्सर लीजेस को एज ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया जाता है, और क्योंकि अक्सर टैक्सेशन के निजाम के अंदर, यानी 99% टैक्सेशन के निजाम के अंदर क्योंकि हर लीज को ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया जाता है, तो हर रेंटल की पेमेंट के ऊपर टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ जाता है। हर रेंटल की पेमेंट के ऊपर टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ जाता है। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है, टैक्स का कॉन्सिक्वेंस जरूर है, इस ट्रांजैक्शन का टैक्स का कॉन्सिक्वेंस जरूर है, लेकिन डेफर टैक्स लायबिलिटी की एग्जेम्पशन की वजह से आप कोई डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक नहीं करते ऐसे सिनेरियो के अंदर। ऑल्दो कोई ना कोई फ्यूचर का टैक्स कॉन्सिक्वेंस अवेलेबल है, जब भी रेंटल पे होंगे, आज पे हो, कल पे हो, परसों जाके पे हो, कोई ना कोई टैक्स का कॉन्सिक्वेंस जरूर है, लेकिन इस पे डेफर टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही होती। इस वजह से डेफर टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही होती क्योंकि रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। तो अब कहने से कुछ खुला तेजाब पैदा हो गया। ISB ने ये बोला
कि अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बात भी लिख दी है, ऑल्दो दिस ट्रांजैक्शन मे हैव टैक्स कॉन्सिक्वेंस बट स्टिल नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू रिकग्निशन एग्जेम्पशन ऑन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब आईएएसबी ये कहता है कि अगर आपकी बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं होती, तो अगर आपकी बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं होती क्योंकि आपको रिकग्निशन एग्जेम्पशन मिली हुई है, तो लॉजिकली सिर्फ और सिर्फ करंट टैक्स रिकग्नाइज होता होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ करंट टैक्स रिकग्नाइज होता होगा, यानी डेफर टैक्स रिकग्नाइज नहीं होता होगा, तो जरा लॉजिकली सोचो, करंट टैक्स रिकग्नाइज होता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स के ऊपर, याद है ना? करंट टैक्स की वैल्यू आपको पता लगती है टैक्सेबल प्रॉफिट्स को टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई करने से। अगर आप लॉजिकली जाके सोचें, एक कंपनी है जो कि मिसाल के तौर पे रेवेन्यू कमाती है 120 का, और उसके एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग लीज के एक्सपेंसेस मिला के, मिसाल के तौर पे उसके एक्सपेंसेस हैं 100 के, तो उसका हर साल का मिसाल के तौर पे टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा 20। अज्यूम कर लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हर साल का रेवेन्यू कांस्टेंट है, हर साल के एक्सपेंसेस कांस्टेंट है और हर साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कांस्टेंट है। तो अगर हर साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो कहने से हर साल का टैक्स भी, करंट टैक्स भी कंसिस्टेंट ही आएगा। देखो, हर साल का करंट टैक्स कंसिस्टेंट आ सकता है, लेकिन हर साल का टोटल टैक्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं आ सकता, क्योंकि डेफर टैक्स का इंपैक्ट होना चाहिए था। आपको पता है ना, डेफर टैक्स एक पीरियड में जिंदा होता है और अगले पीरियड के अंदर जाके मर जाता है। लेकिन अगर आप डेफर टैक्स की रिकग्निशन ना करें, तो डेफर टैक्स की रिकग्निशन ना करने का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ऐसी एंटिटी सिर्फ और सिर्फ जाके रिकग्नाइज करती हैं, ऐसी एंटिटी सिर्फ और सिर्फ जाके रिकग्नाइज करती हैं करंट टैक्सेस को। करंट टैक्सेस अज्यूम कर लेते हैं हर साल सेम आ रहे हैं। अब आपका प्रॉफिट हो सकता है हर साल, अकाउंटिंग प्रॉफिट हर साल कुछ मुख्तलिफ आ रहा हो आपको। अच्छा, अब देखो, ये टेक्निकल बात है, मेरी बात को गौर से सुन लेना। देखें, अगर आप अपनी अकाउंटिंग के अंदर एक लीज को एज अ फाइनेंस लीज ट्रीट करते हैं, तो जैसे जैसे लीज पुरानी होती चली जाती है, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट चार्ज गिरता चला जाता है। सर क्या बात की आपने? सॉरी, समझ में नहीं आया बेटा। शुरू के सालों के अंदर आपकी बैलेंस फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन ज्यादा होती है। अपने दिमाग में जरा लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल लेकर आओ। शुरू के सालों में आपकी बैलेंस फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन ज्यादा होती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट होता है वो ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आपके साल गुजरते चले जाते हैं, तो आपकी लीज लाइबिलिटी कम होती चली जाती है और उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी कम होता चला जाता है। तो टेक्निकली जरा अकाउंटिंग बुक्स के अंदर सोचो, तुम्हारा इंटरेस्ट गिरता चला जा रहा होगा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट गिरता चला जा रहा होगा, तो लॉजिकली तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी अकाउंटिंग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर साल बढ़ता चला जाएगा। अब आपका अकाउंटिंग बिफोर टैक्स हर साल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन क्योंकि आप डेफर टैक्स को रिकग्नाइज नहीं करते रिकग्निशन एग्जेम्पशन की वजह से, तो आपका हर साल का करंट टैक्स इक्वली रिपोर्ट हो रहा होगा, आपने डेफर टैक्स रिपोर्ट ही नहीं किया। तो यानी एक 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 नो रिलेशन क्रिएट हो जाएगा आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आपके टैक्सेशन के कॉन्सिक्वेंस के दरमियान। अगर कोई एंटिटी अपनी बुक्स के अंदर डेफर टैक्स लायबिलिटीज को रिपोर्ट नहीं करती, तो डेफर टैक्स लायबिलिटीज को ना रिपोर्ट करने का कॉन्सिक्वेंस ये होगा, इन परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपका करंट टैक्स किधर और जा रहा होगा, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स किधर और जा रहा होगा। हालांकि लॉजिकल बात ये है कि अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़े, अगर आपका प्रॉफिट बढ़े, तो अकाउंटिंग के अंदर आपका टैक्स भी बढ़ना चाहिए है, वो नहीं हो रहा होगा। लॉजिकली आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हर साल गिरता चला जाएगा। आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपका टैक्स वहीं का वहीं है। प्रॉफिट की फिगर ज्यादा होती चली जा रही है, लेकिन आपका टैक्स वहीं का वहीं है। तो जो अकाउंटिंग के अंदर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट निकाला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली गिरता चले जाएगा और एक गलत रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहा होगा। आइए ये देखो, ये जो मैंने चार्ट आपके सामने दिखाया ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये IFRS की अपनी ऑफिशियल पब्लिकेशन के अंदर से चार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाला है। वो आपको समझाना ये चाहते हैं इस चार्ट से कि देखो, अगर किसी सिनेरियो के अंदर डेफर टैक्स की रिकग्निशन नहीं होती है, तो जिन जगहों के ऊपर डेफर टैक्स की रिकग्निशन नहीं होती है, सिर्फ करंट टैक्स की रिकग्निशन होती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि प्रॉफिट्स और टैक्सेस की फिगर के दरमियान कोई रिलेशन
रिलेशन नहीं रहता, और जब प्रॉफिट्स और टैक्सेस के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं रहता तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हर साल गिरता हुआ नजर आता है, अजीब सा होता हुआ नजर आता है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं होता। इसीलिए इस सिनेरियो के अंदर रहते हुए आईएसबी की रिक्वायरमेंट ये है, आईएसबी चाहता ये है कि देखिए हमें इस ग्राफ से ये नजर आता है कि अगर कुछ कंपनीज रिकग्निशन एग्जेम्पशन की वजह से, हमारी ही कही गई बात की वजह से अपनी बुक्स के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ना रिपोर्ट करें, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि प्रॉफिट और टैक्स के दरमियान कोई रिलेशन नजर नहीं आएगा, विच इज अगेंस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हम प्रपोज ये करते हैं, और मेरी बात को गौर से सुनना, कि हम प्रपोज ये करते हैं, हम प्रपोज ये करते हैं, कह नहीं रहे, हम प्रपोज ये करते हैं कि द बोर्ड इज प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स to require a company to recognize deferred taxes for all temporary differences। आईएसबी फिलहाल प्रपोज ये कर रहा है कि ये जो रिकग्निशन एग्जेम्पशन दी हुई थी ना आपको, कि अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी आपके सामने आ जाए और उसकी इनिशियल रिकग्निशन हो और कोई पीनल का कॉन्सिक्वेंस ना हो, टैक्स का कॉन्सिक्वेंस नहीं, अगर कोई पीनल का कॉन्सिक्वेंस ना हो तो आप उसको जाके रिपोर्ट ना किया करें, वो ये चाह रहे हैं कि वो ये रिकग्निशन एग्जेम्पशन वापस ले लें, रिकग्निशन एग्जेम्पशन को वापस ले लें। लेकिन आईएसबी का फिलहाल कहना यह है कि ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की रिकग्निशन एग्जेम्पशन हम वापस ले रहे हैं ना, ये हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर वापस लेंगे जिन ट्रांजैक्शन, जो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी साथ में क्रिएट हो रहे हैं। बड़ी टेक्निकल बात है ये। अगर कोई भी ऐसी सिंगल ट्रांजैक्शन है, अगर कोई भी ऐसी सिंगल ट्रांजैक्शन है और उसी एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट भी क्रिएट हो रहा है और लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, तो ऐसी टाइप की ट्रांजैक्शन सच एज लीज की ट्रांजैक्शंस या कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की ट्रांजैक्शंस, ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर से हम प्रपोज ये करते हैं कि हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की रिकग्निशन एग्जेम्पशन वापस ले लें। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यूं ही है कि अगर कोई एंटिटी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को ना रिपोर्ट करे, डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग को ना रिपोर्ट करे, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो सकता है। और इस कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए फिलहाल एज अ फर्स्ट स्टेप वी प्रपोज कि पहले स्टेप के अंदर वो ट्रांजैक्शन जिनके अंदर एसेट लायबिलिटी दोनों बनते हैं, और तो पहले उनके ऊपर से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की रेवोकेशन हटाई जाएगी, और बाद में चल के ऐसा हो सकता है कि सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये हटा ली जाए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की रिकग्निशन एग्जेम्पशन। पहले फेज के अंदर वो ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट भी हो और लायबिलिटी भी हो, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की रिकग्निशन हटाई जाएगी। मुझे सब लोग ये कंफर्म करके बताएं, और मैं खुदा के लिए आप लोगों से बोलूंगा, एक दो लोग कंफर्म नहीं करिएगा, मुझे सब लोग ये कंफर्म करके बताएं कि बात समझ में आती है। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है? सर हमने वहां जाके ये चार्ट बनाना होगा, भाई खुदा के लिए चार्ट बनाने ना बैठ जाना, ये तुम लोगों का काम नहीं है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर ना रिपोर्ट हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बना के दिया है। आपको टेक्निकली जो याद रखना है, वो आपको टेक्निकली याद रखना है कि रिकग्निशन एग्जेम्पशन का क्या मतलब है। You need to learn this by heart, रट्टा मार के जाना है, और आप लोगों को ये चीज याद करके जानी है, रट्टा मार के जाना है, लर्न करके जानी है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने बनाया ना, लीजेस का सिनेरियो, या ये जो मैंने कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट का सिनेरियो बनाया, हो सकता है ये एग्जामिनर किसी छोटे से 4-5 लाइनों के सिनेरियो के अंदर आपसे सवाल पूछ ले। पास्ट के अंदर ये बहुत देखा गया है कि जब भी कभी किसी एसबीआर या P2 के एग्जाम के अंदर कोई करंट इशू का सवाल आया, तो वो आईएसबी की अपनी पब्लिकेशन से उठा के सवाल आया, क्योंकि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बच्चे आईएसबी की कोई पब्लिकेशंस तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो बेचारे मजबूर लोग हैं, वो कैप्लन बीपीपी या सर यासिर के नोट्स के ऊपर ही रिलाई करते होंगे। तो वो अक्सर क्या करता है कि वो आईएसबी की एक गिवन एग्जाम्पल को उठा के आपके एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, जिसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, सादिया का सवाल ये आया है कि सर मेरा सवाल ये है, इनिशियल रिकग्निशन पे एग्जेम्पशन है, तो व्हाई डज दिस प्रॉब्लम अराइज इन टैक्सेस एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम बड़े स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू लीजेस बात करते हैं। अगर इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर एग्जेम्पशन होती है सादिया, तो उसका इंपैक्ट पोस्ट एक्विजिशन के ऊपर भी आता है।
अगर कोई चीज इनिशियल रिकग्निशन के अंदर, यानी इनिशियल रिकग्निशन के अंदर ही तुमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ना बुक करें, यानी इसको आपने परमानेंट डिफरेंस की कैटेगरी के अंदर ले गई, तो उसका अक्सर ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर कोई पोस्ट एक्विजिशन इंपैक्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो आईएसबी ने ये जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दी है, ये एक ऐसी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दी जिसके अंदर उसने बोला कि अगर आपने इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स का कॉन्सिक्वेंस रिपोर्ट नहीं किया, तो आप फ्यूचर में चल के भी उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा। क्लियर? तो मैं फिर ये बोल रहा हूं कि तुम्हें एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल तो एग्जामिनर, मोस्ट प्रॉब्ली एग्जामिनर ये खुद बना के देगा आपको पेपर के अंदर। आपको प्रोपोज चेंज पता होना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। क्लियर होती है सादिया ये बात? डन। तो अगेन ये एक ऐसे सिनेरियो की एग्जांपल है जिसके अंदर इनिशियल रिकग्निशन का इंपैक्ट पोस्ट एक्विजिशन इंपैक्ट के अंदर भी जा रहा है। अदरवाइज बहुत सारे सिनेरियोज में नहीं भी जाता, बहुत सारे सिनेरियोज में जाता भी है, वो परमानेंट डिफरेंस बन जाता है। और बोर्ड का प्रपोजल ये है, और पहले स्टेप के अंदर सिंगल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी दोनों आ जाए, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए ये प्रपोजल है। क्लियर? ये जो पर्टिकुलर मैंने आपके लिए बनाया है ना, आप यकीन जाके चेक करें, मैंने इसके लिए बड़ी रिसर्च की है, बड़ी रिसर्च की है, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मेरा अपना जाती ख्याल ये, जितने लोगों से अभी तक मैंने बात की, किसी ने ये एक्सपोजर ड्राफ्ट अभी तक नहीं पढ़ाया है ना पढ़ा। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये हैंड आउट को जाके जरूर पढ़ें, और 10 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें। अच्छा, एक गलती बच्चे क्या कर सकते हैं कि आप देखिए, जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं और जो बच्चे ये भी पढ़ रहे हैं, वो बोलो कि यार ये तो आएगा ही आएगा, सर ने बोला है। तो भाई एक काम करते हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट 2019-5 खोल लेते हैं और उससे जाके पढ़ते हैं। 2019-5 का एक्सपोजर ड्राफ्ट आपके समझ में आ ही नहीं सकता। मैं आपको ऐसे बोल देता हूं कि देखिए ना, मैं अपनी जगह एक्सपर्ट हूं और आप अपनी जगह एक्सपर्ट हैं। आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं और मैं किसी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ बैठा हुआ एक्सपर्ट हूं। तो अगर आप एक्सपोजर ड्राफ्ट अपनी नजर से जाके देखेंगे तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सिर्फ कंफ्यूज करेगा आपको। तो आपको जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मैं आपके बिहाफ पे ऑलरेडी कर चुका हूं। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि मैं आपको बता देता कि ये एक्सपोजर ड्राफ्ट जाके पढ़ लो, आप जाके पढ़ते और ये समरी बना के मेरे पास लेकर आते, लेकिन जो काम आपने करना था वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया। तो आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जो काम मैं आपके लिए ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि 10 मरतबा इसको जाके पढ़ लें। अगर पेपर में लगा, सितंबर नहीं लगा तो दिसंबर तो लगेगा ही लगेगा, अगर वरना मार्च तो लगेगा ही लगेगा, वरना जून तो लगेगा ही लगेगा। अगर ये लगता है तो आई डोंट वांट कि कोई भी इसके अंदर 1 रुपए की भी कम मार्क्स लेकर आ रहा हो। आपको वर्डिंग सारी याद होनी चाहिए, डिट्टो कॉपी छाप के आ जाना, इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। क्लियर होती है बात ये? सही। और आगे चलते हैं। अगर और आगे चले मेरे दोस्तों, तो एक और एरिया है जो कि जिसके ऊपर मैं बात आपसे करना चाहता हूं, एक और डीपी है। डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं होता बेटा, डीपी का मतलब डिस्कशन पेपर होता है। डिस्कशन पेपर 2018 एक, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी। अच्छा, मैं सबसे पहले तुम लोगों से ये पूछना चाहूंगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? शफीक ने बहुत सही पकड़ लिया, सबसे पहले दिमाग में क्या आया? IFRS 9। याद है IFRS 9 के अंदर हम लोगों ने एक एरिया पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने समझा था कि यार किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डेट या इक्विटी उसके नाम से पहचाना नहीं जाता, बल्कि उसके काम से पहचाना जाता है। बल्कि हमने सवालों के अंदर भी जाके देखा था, नाम से नहीं बल्कि काम से पहचाना जाता है चीजों को जाके। आपने ये सारी की सारी बातें की थी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आप लोगों को याद है कि जब हम लोग डेट और इक्विटी के अंदर क्लासिफिकेशन कर रहे थे, आपको याद होगा हम लोगों ने एक एफ को शेफ को वाला सवाल जाके देखा था, तो उसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आई थी बच्चों को जब हम लोगों ने वो क्लास कंडक्ट की थी, और वो सबको आती है, आपको नहीं, सबको आती है। वो क्या प्रॉब्लम थी? डज एनीवन रिमेंबर? कभी कभार सवाल इतने टेढ़े होते थे कि उसमें से समझ में नहीं आ पाता था कि यार ये डेट है या इक्विटी है। ये बात तो हमें सबको पता है कि भाई नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बेसिस पे पहचाना जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट डेट कहलाएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी कहलाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर वो क्लास याद हो, वरना रिकॉर्डिंग जाके देखो, तुम लोगों को क्लास याद आएगी, 1000 सवाल आते थे, और उस 1000 सवाल के अंदर जाके बच्चे हमेशा ये पूछते थे कि सर एक टाइप ए शेयर्स हैं और एक टाइप बी शेयर्स हैं, टाइप ए वालों को करेक्ट क्लासिफाई किया हुआ है, टाइप बी के अंदर आपने बोल दिया कि ये डेट बनेगा या ये इक्विटी बनेगा, लेकिन सर दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। और उसका जवाब मैंने आप लोगों को दिया था, हाँ ये डिफिकल्ट है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईएफआरएस 9 के अंदर आज के जमाने के अंदर ये देखा जाता है कि देयर इज नो क्लियर कट क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट कि क्या डेट है क्या इक्विटी है। आईएफआरएस 9 ने आपके ऊपर जाके छोड़ दिया है कि तुम इंडिकेटर्स देखो और तुम इंडिकेटर्स के बेस पे खुद जाके असेस कर लो कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट डेट क्लासिफाई होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट इक्विटी जाके क्लासिफाई होना चाहिए। यानी ये आपकी सवाबदीद है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट को डेट कह देते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी कह देते हैं। कोई क्लियर कट रिक्वायरमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। यानी जैसे बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए क्लियर कट रिक्वायरमेंट है ना, अगर प्रॉपर्टी फॉर ओन यूज हो तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अगर फॉर रेंटल पर्पस या कैपिटल एप्रिसिएशन हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्लियर कट रिक्वायरमेंट है। आईएफआरएस 9 के अंदर डेट या इक्विटी को क्लासिफाई करने के लिए कोई क्लियर कट रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ आईएफआरएस 9। अब आईएफआरएस 9 के इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए कोशिशें जारी हैं और उसके लिए एक डिस्कशन पेपर लॉन्च हुआ हुआ है। अच्छा, डिस्कशन पेपर तो लॉन्च हुआ हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जरा समझो कि अगर किसी एक गिवन इंस्ट्रूमेंट को, मिसाल के तौर पे ये एक ए इंस्ट्रूमेंट है, और अगर एबीसी कंपनी इसको जाके अप्लाई कर देती है एज डेट, इनकी अपनी सवाबदीद है, और एक्स वाई जेड कंपनी मिसाल के तौर पे इसको जाके क्लासिफाई कर देते हैं एज इक्विटी, तो किसी एक गिवन इंस्ट्रूमेंट को अगर डेट क्लासिफाई कर दिया जाए या अगर इक्विटी क्लासिफाई कर दिया जाए तो गलत क्लासिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं ना? गलत क्लासिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको मेरे साथ जाके ये समझना पड़ेगा। देखिए, गलत क्लासिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है। देखिए, इक्विटी और लाइबिलिटीज बोथ आर प्रेजेंटेड इन द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को गलती से इक्विटी क्लासिफाई कर दिया तो इक्विटी कहीं और जगह जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और डेट बिल्कुल कहीं और जगह जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। प्रेजेंटेशन का एरर आएगा आपकी गलत क्लासिफिकेशन की वजह से, क्योंकि कोई क्लियर कट रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना भाई। बता देते खड़े होके देखोगे तो ये होगा, बैठ के देखोगे तो ये होगा, हमारी जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन क्योंकि कंपनी की सवाबदीद के ऊपर छोड़ दिया तो गलत क्लासिफिकेशन हो सकती है, और गलत क्लासिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि गलत प्रेजेंटेशन भी होगी। डेट अलग जगह जाके रिपोर्ट होता है, इक्विटी अलग जगह जाके रिपोर्ट होता है। ये एक कॉन्सिक्वेंस है रॉन्ग क्लासिफिकेशन का। और क्या कॉन्सिक्वेंस है? मिसाल के तौर पर, due to subsequent remeasurement of changes in carrying amount of liabilities are reported in financial performance but not for equity। आप सब लोगों को ये बात मालूम है, अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को एज डेट क्लासिफाई किया, एज लाइबिलिटी क्लासिफाई किया, तो लाइबिलिटीज मार्क टू मार्केट हो सकती हैं, लेकिन अगर एज इक्विटी क्लासिफाई कर दिया तो इक्विटी कभी भी मार्क टू मार्केट नहीं होती। तो तुम देखो ना कितना फाइन प्रिंट है, कितना फाइन लाइन है। आप किसी चीज को एज डेट क्लासिफाई कर दें, मार्क टू मार्केट का एक्सपोजर आ गया, और किसी चीज को डेट ना क्लासिफाई करें तो उसके अंदर इक्विटी कभी भी मार्क टू मार्केट नहीं होती। इक्विटी के अंदर क्लासिफाई करके आप मार्क टू मार्केट से बच सकते हैं। यानी कितना कितना एडवर्स इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी। यानी आप मार्क टू मार्केट से बचने के लिए कभी किसी चीज को इक्विटी के अंदर भी लेके जा सकते हैं, और मार्क टू मार्केट में आने के लिए किसी चीज को डेट के अंदर भी लेकर जा सकते हैं। ये दोनों के अंदर फर्क है, दोनों डेट और इक्विटी एक चीज नहीं होते, बल्कि अलग अलग सिनेरियोज हैं, और यही कॉन्सिक्वेंस है इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर लायबिलिटी आर मोर सिवियर देन इक्विटी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी अलग अलग हैं। अगर आपने किसी चीज इंस्ट्रूमेंट को डेट क्लासिफाई कर दिया तो डेट की डिस्क्लोजर्स के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको ऊपर आईएफआरएस 7 भी अप्लाई हो जाता है, लायबिलिटीज के ऊपर आईएस 37 भी है, लायबिलिटीज के ऊपर ये स्टैंडर्ड भी है, लायबिलिटीज के ऊपर वो स्टैंडर्ड भी है। लायबिलिटीज को स्टैंडर्ड बॉडी बड़े खास नजर से देखते हैं, तो उसको बजाहिर तौर के ऊपर बड़ी जोर शोर से रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन इक्विटी के लिए कोई खास डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यानी ये एक बड़ा समझ लो, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि आप किस चीज को डेट या किस चीज को इक्विटी कहते हैं। आपकी जरा सी गलत क्लासिफिकेशन की वजह से बहुत बड़ा भंड हो सकता है। गलत जगह प्रेजेंटेशन, गलत जगह डिस्क्लोजर, गलत जगह रीमेजरमेंट, तीनों के कॉन्सिक्वेंस आपके पास आ सकते हैं। क्लियर? अब आईएसबी इस बारे में क्या अप्रोच दे रहा है, क्या प्रपोज कर रहा है? बोर्ड कहता है वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रेफर्ड अप्रोच टू क्लासिफाई एज अ क्लेम एज लायबिलिटी। देखें, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को डेट बोलेंगे या इक्विटी बोलेंगे, इस बात का फैसला यूं कर लीजिएगा कि हम कहते हैं हर वो क्लेम एक लाइबिलिटी बनेगा, हर वो इंस्ट्रूमेंट एक लाइबिलिटी बनेगा, हर वो इंस्ट्रूमेंट एक लाइबिलिटी बनेगा जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमको दो फीचर्स नजर आ जाएं।
एक फीचर होगा टाइमिंग फीचर और एक फीचर होगा अमाउंट फीचर। अच्छा, ये सब अभी प्रपोजल स्टेज के अंदर है, फाइनल स्टेज नहीं है। हम कहते हैं कि हर उस इंस्ट्रूमेंट को एक लाइबिलिटी करार दे दिया जाए जिसके अंदर दो फीचर्स पाए जाएं, टाइमिंग फीचर और अमाउंट फीचर। टाइमिंग फीचर और अमाउंट फीचर क्या है? टाइमिंग फीचर का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसके अंदर टू ट्रांसफर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर डिफाइंड हो, अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी लाइफ फाइनाइट हो, यानी जिसके बारे में बता दिया गया हो कि इस दिन जाके आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, या इस दिन जाके आपको इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे, या इस दिन जाके आपको फैसला कौन कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर टाइमिंग्स डिफाइंड हो, तो टाइमिंग फीचर अगर मौजूद होगा तो आप क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई कर देंगे एज अ लाइबिलिटी। और याद रखना ये एंड की रिक्वायरमेंट है, एंड दोनों होना जरूरी है, एंड अमाउंट फीचर। एक तो टाइमिंग फिक्स्ड हो, 5 साल बाद जाके फैसला होगा, और दूसरा अमाउंट भी फिक्स्ड हो, यानी एन अमाउंट इज पेबल इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंटिटीज रिसोर्सेज। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके अंदर अमाउंट आपको कुछ पे करनी है, लेकिन अमाउंट वो आपको तभी पे करनी है जब मिसाल के तौर पे आप प्रॉफिट्स के अंदर हो, तो अगर आपको जो अमाउंट पे करनी है वो तभी पे करनी है जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो ये डेट नहीं है, ये डेट नहीं है। लाइबिलिटी कोई भी इंस्ट्रूमेंट तभी क्लासिफाई होगा जब उस लाइबिलिटी के, जब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर टाइमिंग फीचर भी मौजूद होगा, यानी टाइमलाइन इज डिफाइंड, और अमाउंट फीचर का मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई अमाउंट आपको पे करनी होगी, और वो पे करनी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिसोर्सेज यू हैव। पैसे हैं या पैसे नहीं हैं, प्रॉफिट्स हैं या प्रॉफिट्स नहीं है, अगर आपके ऊपर लाजिम है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे दैट अमाउंट, तो इसका मतलब आप लाइबिलिटी के जुमरे के अंदर आ चुके हैं, आपको लाइबिलिटी क्लासिफाई कर देना होगा उस इंस्ट्रूमेंट को। अब इंडिकेटर्स के ऊपर बात नहीं की जाएगी, प्रॉपर क्राइटेरिया के ऊपर बात की जाएगी। टाइमिंग फीचर और अमाउंट फीचर दोनों हम लेकर आना चाहते हैं IFRS 9 के अंदर। अगेन ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं और कुछ भी नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकली। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे सवाल ही पूछेगा कि सर इंडिकेटर से भी यही काम होता था जो इनसे हो रहा है? हाँ, लेकिन क्योंकि वो इंडिकेटर्स थे और ये क्राइटेरिया होंगे, तो इंडिकेटर्स को मैनिपुलेट करना आसान है, क्राइटेरियाज को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। तो दिस इज टेक्निकली, यू नो, दिस ओनली इंप्रूव्स द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। कोई बहुत बड़ी कोई तोप चीज नहीं होने वाली है इस जो डिस्कशन पेपर के नतीजे में, आप सिर्फ इंप्रूव कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग मामलात को। क्लियर होती है सबको ये बात? मुझे बताएं, सब लोगों को बात समझ में आती है? कंफर्म करें, ओके की रिपोर्ट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पेपर है यहाँ ये। मैंने ये लास्ट टाइम भी पढ़ाया था और मुझे लगता था ये लास्ट टाइम आ जाएगा, लास्ट टाइम नहीं आया। इस टाइम आपके एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो मुझे ये लगता है ये आ सकता है। मैं इसको भी आपको बोलूंगा कि आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो चीजें हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस और टाइमिंग फीचर और अमाउंट फीचर, ये आप लर्न करके जाएं, ये आप याद करके जाएं। मेरा नहीं ख्याल, आप रिस्क ना लें, आप रिस्क ना लें, हर रोज पढ़ो, हर रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले और शाम में, मतलब एक सुबह एक शाम एक रात आपने करंट इश्यूज के हैंडआउट को पढ़ना है, लाजिम पढ़ना है आपने हर रोज। कुछ भी हो रहा हो, आप पकोड़े खा रहे हैं, चाय खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने ये पढ़ना जरूर है, ताकि आपको ये रट जाए बिल्कुल। आपने ये जरूर करके जाना है, जरूर। डेफर टैक्स वाला भी और ये वाला भी जरूर करके जाना है। क्लियर? अगर सब लोगों को ये बात समझ में आती है मेरे दोस्तों, तो बस एक आखिरी बात आप लोगों से करना चाहूंगा, और वो बात करना चाहूंगा मैं प्रोफेशनल मार्क्स से रिलेटेड। सही है? प्रोफेशनल मार्क्स आपके पास मेरे दोस्तों ओवरऑल 4 प्रोफेशनल मार्क्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये 4 प्रोफेशनल मार्क्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, ये 2 मार्क्स आपको अवार्ड होते हैं एथिकल इश्यूज के क्वेश्चन के अंदर, और 2 मार्क्स अवार्ड होते हैं आपको एनालिसिस के क्वेश्चन के अंदर। टोटल 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। आप देखें, जो आपको मिलते हैं ना, जो प्रोफेशनल मार्क्स आपको मिलते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी, स्ट्रक्चर और लॉजिक से मिलते हैं। यानी आपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना अच्छा रखा और आपने स्ट्रक्चर कितना अच्छा रखा। स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, कंक्लूजन, वो तो पहली क्लास में डिसाइड करता हुआ लेकर आ रहा हूं। तो आई बिलीव स्ट्रक्चर का कोई इतना मसला नहीं होगा। बस ये मेक श्योर करिएगा कि आप लॉजिक बात करें, बेकार बात नहीं करें।
मतलब जो बात यहाँ से रेलेवेंट ही नहीं है वो जाके बता रहे हैं, जो स्टैंडर्ड यहाँ पे लग ही नहीं रहा या इतना नहीं लग रहा, आप उसके ऊपर जाके लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो आपके वो 4 प्रोफेशनल मार्क्स जा सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा ये 4 प्रोफेशनल मार्क्स जो कि आपके एग्जाम के अंदर है, ये आपको जरूर मिले, आप इनको जाने ना दीजिएगा किसी भी सूरत हाल के अंदर। क्लियर होती है सबको ये बात? मुझे बताएं सब लोगों को, यहाँ तक कि जितनी भी करंट इश्यूज की बात की गई, ये सारे करंट इश्यूज मैंने आप लोगों को कराए हैं, और मुझे बताएं सब लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं? ओके की रिपोर्ट है?